हाय गाइस, दिस इज योर करली भैया और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सभी चैप्टर के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होने वाले हैं, बहुत जरूरी। ठीक है, क्योंकि आप सब जैसे कि जानते हैं आपका एग्जाम है अब से सीधे 28 तारीख को। दिन रह गए हैं 4। तो मेरे यार एक काम करो, सारे चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ऐसे में जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ, हर चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज इसको करो और केवल इसी को करो बस। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो कान खोल के हाथ जोड़ के जो भी कर रहे हो वो सब बंद करके फोकस करके सुनोगे, सारे चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता रहे हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके सारे डाउट क्लियर करते रहूंगा जो भी आपके इसके अंदर आएंगे। मुझे लगता है कि आपके मन में क्या क्या डाउट आ सकते हैं वो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो इसका जो पहला क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। तो अब देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो अब सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था इंग्लिश में है, मैं हिंदी में लिखवाते रहूंगा ताकि दोनों का क्लियर होता रहे। ठीक है, तो एक बार देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी की बात आई है, अर्थव्यवस्था की बात आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल सी बात है कि मान के चलो मेरा इंस्टीट्यूट जो है ना, ये एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है और मैं इस देश का एकमात्र नागरिक हूं और मैं यहाँ पर जीवन चलाने के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं ना। तो यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब, इकोनॉमी का मतलब देश की एक जियोग्राफिकल बाउंड्री से है, देश के एक भौगोलिक सीमा से है, जिसके अंदर रह करके उस देश के नागरिक क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। ओके गाइस, तो देखो समझना ध्यान से पहले। और इकोनॉमी की बात आती तो इकोनॉमी भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड, कैपिटलिस्ट, मार्केट अथॉराइज्ड, मिक्स्ड यानी मिश्रित। सोशलिस्ट को हम समाजवादी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड को हम केंद्र नियोजित कहते हैं, और दोनों ही सेम है। कैपिटलिस्ट को पूंजीवाद और मार्केट अथॉराइज्ड को हिंदी में हम बात करते हैं तो क्या, बाजार अधिकृत, और मिक्स को तो पता है मिश्रित कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज समझ ध्यान से, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, सिर्फ समाजवादी होती है ना अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब होता क्या डेफिनेशन तीनों का, तो आप लोग तीनों की डेफिनेशन याद करें तो नहीं, बस सिंपल सी कुछ बातें ध्यान रखो, सुन लो, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके बट करो। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती क्या है हमारे पास, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर अगर मैं बात करूं तो समाजवादी इकोनॉमी कौन सी होती है, तो ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, मुख्य आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें, ये सब कौन लेती है, देश की सरकार। सेंट्रली प्लान्ड में कौन लेगा फैसला, देश की सरकार लेगी। अब क्योंकि यहां देश की सरकार ले रही है, तो क्या देश की सरकार जेब भरने के लिए करती है, नहीं, वो सामाजिक कल्याण के लिए करेगी, इसीलिए हम इसे सोशलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और वहीं कैपिटलिस्ट या मार्केट अथॉराइज्ड, पूंजीवाद या फिर बाजार अधिकृत में क्या होता है, तो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन की क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें, ये कौन लेते हैं, देश के अमीर लोग, या फिर बाजार के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई का क्राइटेरिया चलता है ना, मांग और पूर्ति के द्वारा, उसके द्वारा लिया जाता है। और मिक्स के अंदर क्या होता है, दोनों लेते हैं, सरकार भी लेती है और अमीर लोग भी लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी कैसा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो बीएसएनएल सरकारी कंपनी भी है टेलीकॉम की, और वहीं पर जियो जैसी कंपनी प्राइवेट कंपनी भी होती है। ठीक है, समझ आया चीज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रखा है वो पूछ रखा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मैंने कहा ना समाजवादी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड यानी केंद्रीय नियोजित। तो आंसर हो जाएगा इसका सेंट्रली प्लान्ड यानी कि केंद्रीय नियोजित। ठीक है, नाउ अगला, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये वाला, कि भाई आखिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत क्या होता है। समझना ध्यान से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत होता क्या है। देखो पहली बात समझना ध्यान से, अगर आपसे पूछता है तो हम कहेंगे कि भैया अवसर लागत यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका, देखो अवसर लागत, तो समझना ध्यान से, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं मैं, मान के चलना, जैसे कि मैंने कहा कि मिस्टर सोनू है यहां पर, ठीक है, मिस्टर सोनू के पास एक अच्छी खासी गर्लफ्रेंड है। सुन ध्यान से, मिस्टर सोनू के पास एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ ठीक है, बट दिक्कत ये है कि ये जो गर्लफ्रेंड है काम नहीं करती, नौकरी नहीं करती। अब सोनू के पापा ने क्या किया, सोनू के लिए एक रिश्ता लेकर आ गए। ठीक है, वो लड़की भी दिखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल इसके गर्लफ्रेंड की जैसी, इससे भी सुंदर मान के चलो, या इसकी इतनी जितनी सुंदर मान लो।
बट खास बात क्या है कि जो नई जो रिश्ता लेकर आया ना, वो लड़की कमाती भी है, क्या करती है, जॉब भी करने जाती है। तो अब सोनू सोचेगा कि यार ये लड़की तो ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, बट मैं शादी किससे करूं, फायदा किसमें उसको, जो पापा रिश्ता लेकर के आए हैं, क्योंकि वो लड़की तो कमाती भी है, तो मिलकर कमाएंगे, मौज काटेंगे जिंदगी का। तो अब यहां पर ये क्या करेगा, सोनू इस लड़की को छोड़ करके किसके पास चला जाएगा, पापा के कहने पर अपना शादी कर लेगा। तो याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही क्या है यहां पर, कि किसी एक अच्छे अवसर को प्राप्त करने के लिए, किसी एक नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को चूज करने के लिए, किसी एक दूसरे अच्छे विकल्प को चुनने के लिए हमने जिस चीज को सैक्रिफाइस किया है, जिस चीज का हमने त्याग किया है, यही हमारी क्या कहलाती है, अवसर लागत। तो यहां पर सोनू ने इस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए कौन सी कॉस्ट चुकाई है, अपने पुराने वाले गर्लफ्रेंड की। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, मान के चलो मैं यहां पर पढ़ा करके 1000-2000 रुपए कमाता हूं, मुझे सामने वाले स्कूल से ऑफर आया कि यहां पर आगे पढ़ाइए और हम आपको दे देंगे 16,000 रुपए, तो मैं वहां चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा, जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए क्या किया, अपने इस 2000 को सेक्रीफाइस किया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन होती है द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कि भाई किसी दूसरे अच्छे अवसर को प्राप्त करने के लिए आपने जो चीज सेक्रीफाइस किया है, त्यागा है, वो कहलाती है आपकी अवसर लागत। ठीक है, तो यहां पर वही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत का मतलब क्या होता है हमारे पास, तो अवसर लागत का मतलब होता है कि किसी दूसरे बेहतर विकल्प को चुनने के लिए किसी पहले वाले को त्यागना, और जो मैंने त्यागा है, जो मैंने सेक्रीफाइस किया है, वही मेरा कहलाता है अवसर लागत। यानी, और याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या आपने सच में कोई पैसा पे किया क्या अपनी जेब से, नहीं ना, बस याद रखना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक एक्चुअल कॉस्ट या वास्तविक लागत नहीं होती, बिकॉज इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। हमने इसलिए कुछ पे नहीं किया, बस ये दूसरे अच्छे को प्राप्त करने के लिए दूसरे को त्यागना ही, जो त्यागा मैंने, जो सेक्रीफाइस किया, वो मेरी अवसर लागत है। ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा अगला जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, अब देखो यहां पर बात आता है क्या कि इफ पीपीसी कर्व, अच्छा देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे पीपीसी के बारे में आ गया, तो मैं आपको फटाफट झट से बता दूंगा कि पीपीसी होता क्या, समझना ध्यान से। पीपीसी का मतलब जो है आपका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि आपका उत्पादन संभावना वक्र। अब देखो उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, तो समझना ध्यान से। जैसे कि मैंने कहा कि मान के चलो कि एक देश में केवल और केवल 20 रुपए हैं। ये 20 रुपए क्या होते हैं, ये 20 रुपए उस देश के टोटल रिसोर्सेज हो गए, यानी कि कुल संसाधन हो गए। तो कह रहा है क्या कि एक देश में मान के चलो कितने रिसोर्सेज हैं, 20 रुपए टोटल। अब इस 20 रुपए से इन्हें दो चीजें खरीदनी है, गेहूं और चावल। ठीक है, ध्यान से। तो अब ये क्या करेगा, अगर इस 20 रुपए में से कुछ हिस्सा इसने अगर गेहूं पे खर्च किया, मान के चलो 5 रुपए गेहूं पे खर्च किया, तो चावल के लिए कितने बच जाएंगे, 15। इस पे 10 किया तो इसके लिए कितना चाहिए, 10। इस पे किया 15 तो इस पे कितना हो जाएगा, 5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संभव संयोगों को, उन प्रोबेबिलिटी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसका एक देश ने, जिसका एक कंट्री ने अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके उत्पादन किया है। समझ में आया चीज भाई? तो पीपीसी क्या है, इंग्लिश में पहले सुनना। तो पीपीसी का मतलब होता है द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटी विच इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग द होल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के द्वारा अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने से दो वस्तुओं के उत्पादन का जो संभव संयोग बनता है, उसी को हम पीपीसी कहते हैं। और याद रखना, पीपीसी का जो होता है ना, वो कैसा होता है आपका, कॉनकेव। कैसा होता है, कॉनकेव यानी अवतल। ठीक है, समझ में आया चीज भाई? आ गया समझ में? वेरी गुड। नाउ देखो, तो अब यहां पर जो क्वेश्चन था हमारे पास
तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला कि पीपीसी कर्व, यदि पीपीसी कर्व जो है हमारे पास, यदि जो पीपीसी कर्व है ये शिफ्ट हो गया राइट साइड, तो शुड इट बी पैरेलल टू द ओल्ड वन। अब देखो ध्यान से समझना, कह रहा है क्या हमारे पास कि मैंने कहा पीपीसी जो होता है वो मूल बिंदु की ओर कॉनकेव होता है ना, और अब कह रहा है कि अगर ये राइट साइड, इधर की साइड, अगर ये इधर की साइड शिफ्ट हुआ तो क्या ये जरूरी है कि इस वाले के पैरेलल ही हो? सुन ध्यान से, समांतर हो। तो देखो याद रखना, आंसर कह रहा है कि व्हेन द पीपीसी शिफ्ट टू द राइट, पीपीसी देखो, पीपीसी अगर राइट साइड बढ़ता है तो देश के लिए अच्छा है, पर एक चीज याद रखना, पीपीसी अगर राइट साइड बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो हमेशा ही पैरेलल होगा या समांतर होगा पुराने वाले के, नहीं। द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। तो याद रखना, जरूरी नहीं है कि अगर हमारा पीपीसी पहले वाले के पैरेलल हो गया तो जरूरी नहीं है कि भाई इसके मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हमारा जो पीपीसी है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो पैरेलल ही हो, नहीं। क्योंकि ये कैसे शिफ्ट हो रहा है तो ये डिपेंड करता है। और आपको एक चीज मैं बता दूं अभी कि देखो, पीपीसी में खिसकाव की अगर बात आ रही है, क्वेश्चन हो रहा है शिफ्ट पीपीसी में खिसकाव, तो याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन बता दूं मैं पहले ही कि पीपीसी में जो खिसकाव होता है ना, आपका पीपीसी में जो खिसकाव होता है यानी शिफ्टिंग इन पीपीसी, ये आपका डिपेंड करता है दो चीजों पर, संसाधनों में परिवर्तन, संसाधनों में परिवर्तन यानी रिसोर्सेज में चेंज होना, या फिर टेक्निक में यानी तकनीक में परिवर्तन। ठीक है, टेक्निक में चेंज होना या फिर रिसोर्सेज में चेंज होना। अब देखो, रिसोर्सेज में दो तरह से चेंज हो सकता है, या तो मान के चलो पहले ऐसे था, अगर हमने रिसोर्सेज बढ़ा दिए तो ऐसे हो जाएगा, घटा दिए तो ऐसे हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, तकनीक की बात करें तो देखो, पहले मान के चलो पीपीसी ऐसा था, नीचे होता है यहाँ पर आपका एक्स कमोडिटी, यहाँ पर होता है आपका वाई कमोडिटी, यहाँ जीरो, ये लिखना मत भूलना। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे कमोडिटी एक्स यानी वस्तु एक्स, और यहाँ लिखोगे आप वस्तु वाई। ठीक है, तो अब देखो ध्यान समझना, अगर मैं दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा हूं, मैं एक्स की और वाई की दोनों की बढ़ा रहा हूं, तब तो ये पैरेलल हो जाएगा। बट अगर मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे वाई है यहाँ पे एक्स है ना, अगर मैंने पहले ऐसे था और अगर मैंने केवल एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ाई है, वाई की नहीं, तो वाई तो वैसे का वैसे रहेगा और एक्स बढ़ जाएगा। तो अब बताओ क्या ये दोनों पैरेलल है, समांतर है क्या? नहीं ना, ये तो आपस में कट रहे हैं यहाँ पे, तो ये पैरेलल यहाँ पर नहीं है। तो याद रखना, पीपीसी का जरूरत नहीं है कि हर बार जो होगा वो समांतर ही होगा, वो डिपेंड करता है कुछ शर्तों के ऊपर। ठीक है, अगला कहता है हमारे पास, हाँ तो वही मैंने बताया पैरेलल कब होता है और इम्पैरेलल कब होता है, तो आपको पता चल गया वो। ठीक है, अगला, व्हाई डज द, ये कौन समझना ध्यान से, कहता है व्हाई डज द पीपीसी नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। तो याद रखना, पीपीसी कर्व को, उत्पादन संभावना वक्र को हम अवसर लागत वक्र भी कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र को अवसर लागत वक्र भी कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखो, सिंपल सा आंसर इसका, द पीपीसी इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज इट शोज द ट्रेड ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स और सर्विस व्हेन फेस्ड विद द स्कैरसिटी। देखो याद रखना, पीपीसी को हम अवसर लागत भी इसलिए कहते हैं, या उत्पादन संभावना वक्र को अवसर लागत वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अवसर लागत क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, कि एक को सैक्रिफाइस करना और दूसरे को प्राप्त करना, एक था ना हमारे पास। तो पीपीसी में तो ठीक ऐसा ही होता है हमारे पास, कि मान के चलो मेरा ये पीपीसी है, ये है एक्स, ये है वाई, यहाँ है जीरो, यहाँ पे कम्युनिटी एक्स है, यहाँ पे कम्युनिटी वाई है हमारे पास, ध्यान से। तो अगर मैंने कहा कि मान के चलो मेरा पीपीसी ऐसे है, और तो पीपीसी क्या शो कर रहा है, देखो ये शो कर रहा है, ऐसा ग्राफ ये है ना, मान के चलो मेरा। ठीक है, ध्यान से समझना, यहां पर ये 4 है, यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 2 है, यहां पर ये 3 हो गया। तो आप देख पा रहे हो, मैंने इसका घटाया तो इसका बढ़ गया। तो वही चीज है ना हमारे पास, पीपीसी तो ये कहता है कि किसी बेस्ट अल्टरनेट को प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। पीपीसी ये कह रहा था ना हमारे पास। तो इसलिए याद रखना कि पीपीसी को हम भाई अवसर लागत इसलिए कहते हैं क्योंकि पीपीसी भी वही चीज शो कर रहा है, क्योंकि तो आंसर सिंपल हो गया आप कि पीपीसी को हम अवसर लागत इसलिए कहते हैं, या पीपीसी वक्र को, पीपीसी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या था कि आप एक को प्राप्त करने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करते हो। तो यहां पर भी सेम वही है, एक को प्राप्त करने के लिए, एक्स को प्राप्त करने के लिए मैं वाई का क्या कर रहा हूं, सैक्रिफाइस कर रहा हूं। ठीक है, समझ आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला अगर बात करें, हाँ
अब ये क्वेश्चन ना कई बार पूछ सकता है, तो ध्यान से समझना। एक्सप्लेन हाउ स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, कि बताओ कि स्कैरसिटी यानी कि मतलब होता है दुर्लभता, दुर्लभता और चॉइस यानी कि चयन, दोनों एक साथ कैसे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि दुर्लभता व चयन एक साथ कैसे चलते हैं। तो देखो सिंपल सा अगर है आपका आंसर, अगर आप सोचोगे तो दुर्लभता का मतलब पहली बात समझो, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। स्कैरसिटी का मतलब होता है हमारे पास क्या, कि लैक ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, लैक ऑफ रिसोर्सेज और एट द सेम टाइम आवर नीड्स आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। जब संसाधन सीमित हो जाते हैं या जब संसाधन की कमी हो पर हमारी इच्छाएं बहुत असीमित हो, तो वो होती है क्या, स्कैरसिटी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं एक दुकान पे गया और उस दुकान पे कुरकुरे मिल रहे थे 10 रुपए के, मेरे पास था 8 रुपए। ठीक है, अब मेरे पास जो 8 रुपए है ना, वो मेरी क्या है, स्कैरसिटी है। मैं उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता। सर ये चीज, वो कुरकुरा मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि भाई कुरकुरा है 10 रुपए का, मेरे पास जेब में 8 रुपए है। अब ये मत कह देना कोई कि दुकानदार से उधार ले लेना भैया, नहीं। ठीक है, तो समझ गए चीज। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, दुर्लभता का मतलब ये होता है हमारे, क्या मतलब, स्कैरसिटी का मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो जाए, कम हो जाए, पर हमारी इच्छाएं क्या हो, असीमित हो। ठीक है भाई, समझ गया। और अब यही पर ध्यान दो, तो यहां पर क्या करना पड़ा, मैं गया दुकान पे मैंने बोला कि भैया कुरकुरे देना, मैं जेब में देखा तो 8 रुपए। तो अब क्या मैं कुरकुरे ले पाऊंगा 10 वाला, नहीं, अब मैं 5 वाले पे आ जाऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं क्या, जब स्कैरसिटी होती है ना तो हमें चूज करना पड़ता है, यार अब वो नहीं खाएंगे, यही खा लेंगे, पेट काम चला देते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्कैरसिटी और जो चॉइस है, चयन, दुर्लभता व चयन एक साथ चलते हैं। यहां पर देखो आंसर क्या लिखा है, तो स्कैरसिटी एंड चॉइस आर रिलेटेड बिकॉज पीपल को हमेशा चॉइस करनी पड़ती है जब भी रिसोर्सेस क्या हो, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब ही क्या है हमारे पास, कि जब रिसोर्स कम हो पर आपकी इच्छाएं सीमित हो। दुर्लभता का मतलब यही है ना हमारे पास कि भाई क्या है, दुर्लभता का मतलब, स्कैरसिटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेस कम हैं पर आपकी इच्छाएं असीमित हैं, और ऐसे में आपको 10 वाला कोई रुपये नहीं मिल पाएगा कि आपकी जेब में 8 रुपए है, तो आप चूज करोगे 5 का कुछ और खा लोगे, 3 का कुछ और खा लोगे। ठीक है, समझ में आ गया चीज, वेरी गुड। नाउ अगला, अब अगला अगर हम बात करें स्टेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि स्टेट रीजन व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। अब देखो यहां पर समझना, इस चैप्टर के अंदर ना आपके पास 2 तरह के प्रॉब्लम है। एक होता है आपके पास 2 तरह की समस्याएं बता रखे इस चैप्टर के अंदर, 2 तरह की समस्या है। प्लीज मेरे बातों को वीडियो पॉज करके नोट कर लेना दोबारा, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो कह रहा है भाई दुर्लभता की, एक बार समस्या देखना, समस्या कितनी होती है। तो 2 तरह की समस्या बताई गई यहां पर। एक होता है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या, और इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि चयन की समस्या। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब यही हमारे पास कि जब आपके पास स्कैरसिटी हो जाए, दुर्लभता होती है, यानी कि संसाधन, रिसोर्सेस कम है बट आपकी इच्छाएं असीमित है, और ऐसे केसेस में फिर आपको किसी को सेक्रीफाइस और दूसरे को चयन करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किन किन कारणों से क्रिएट होती है हमारे पास, पहला लैक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन की कमी, दूसरा अनलिमिटेड वांट, यानी हमारी इच्छाएं जो है, इच्छा क्या है हमारी, असीमित है, असीमित है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास तो लोग की इच्छा असीमित है, मतलब सॉरी संसाधन सीमित, इच्छा असीमित, और प्लस में जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेट यूज भी है। क्या है, अल्टरनेट यूज, यानी वैकल्पिक उपयोग। तो मान के चलो कि हमारे पास 1000 रुपए हैं, तो 1000 रुपए कम है, लिमिटेड है, हमारी इच्छा तो होती है 10 करोड़ की चीज खरीदने की, ऊपर से पर उस 1000 रुपए में बच्चे की फीस, बाबू की नैपी, इसकी जैपी, सब कुछ लेकर के आना पड़ता है ना आपका, सही है चीज भाई। तो इसलिए 3 कारण हो गए। ठीक है,
संसाधन सीमित है, हमारी इच्छा सीमित है, और जो संसाधन है उसके भी क्या है, वैकल्पिक यूज है, अल्टरनेट यूज है। इस कारण हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है, और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ये इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती है, इंडिविजुअल को, यानी कि एक व्यक्ति को पर्सनली, ठीक है। और वहीं इसको आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब दूसरा जो मैं कहा था, दूसरा जो होता है वो होता है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम। दूसरा जो होता है आपका वो कौन सा होता है जी, सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्या। लिख लेना इसे वीडियो पॉज करके प्लीज। सेंट्रल प्रॉब्लम यानी केंद्रीय समस्या। अब केंद्रीय समस्या जो एक देश की सरकार के सामने आती है, जहां पे सरकार को क्या फैसला करना पड़ता है, 3, कि भैया की उत्पादन करिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, की उत्पादन करिए यानी कि क्या उत्पादन करें, ठीक है, कतेक उत्पादन करिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, और कितना उत्पादन करिए यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें। तो ये जो 3 प्रॉब्लम होती है इसी को हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि आपकी केंद्रीय समस्या, जो एक देश की सरकार के सामने आती है, जहां पर देश की सरकार को फैसला करना पड़ता है कि क्या उत्पादन करे का मतलब क्या है, कि किस गुड्स एंड किस सर्विस का प्रोडक्शन करें, किस वस्तु या किस सेवा का उत्पादन करें। और कैसे का मतलब होता है कि किस तकनीक के द्वारा इस्तेमाल करें कि लागत कम हो और लाभ ज्यादा। और किसके लिए मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए, अमीर के लिए, मीडियम वर्ग के लिए, किसके लिए, ठीक है भाई। तो 2 तरह की समस्या होती है, इकोनॉमिक और एक ये। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारे पास हुआ, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि भाई 3 कारण बताइए जो आपके आर्थिक समस्या के हैं। तो 3 कारण मैंने आपको बता दिए, अनलिमिटेड वांट्स, हमारी असीमित इच्छा, संसाधन सीमित है, और जो संसाधन अवेलेबल है उनके भी क्या है, अल्टरनेट यूज है, यानी एक से ज्यादा उपयोग। अब अगला होता है हमारे पास, कह रहा है क्या हमारे पास, हाउ इज द चॉइस अ कोर पैरामीटर। अच्छा देखो, कह रहा है क्या, हाउ इज द चॉइस इज अ कोर पैरामीटर टू स्टडी अबाउट इन इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र पढ़ने का मुख्य कारण या तत्व आपका चयन क्यों है। मतलब या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि चॉइस इतना नेसेसरी क्यों हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो हम ये कहेंगे भाई चॉइस जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी हमें यही बताती है कि भैया अगर संसाधन है कम तो छोड़ के गम आगे बढ़ो। मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आप उसको सैक्रिफाइस करके किसी दूसरी चीज को सिलेक्ट करो। इकोनॉमी के अंदर यही होता है हमारे पास। किसी भी देश के अंदर कभी भी रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं होते, ऐसे में स्कैरसिटी होती है, और जब स्कैरसिटी होती है तो सर पे हाथ रख के तो नहीं बैठोगे ना, आप उसको सैक्रिफाइस करके किसी दूसरे के पीछे जाओगे। ठीक है, तो याद रखना। तो वही कह रहा है हमारे पास, चॉइस इज द कोर पैरामीटर इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि बिकॉज पीपल को हमेशा चॉइस करना पड़ता है क्योंकि हमारे देश के अंदर संसाधन क्या है, कम है। ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल आ देना, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी कह रहा है क्या कि इफ यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी, कि आपके पास एग्जाम में पढ़ने के लिए 2 एग्जाम है और 2 एग्जाम में पढ़ने के लिए समय कम है, तो आप डिसाइड करोगे कि चलो ठीक है भाई संस्कृत को छोड़ करके साइंस पे फोकस करते हैं, या चलो भाई ऐसा करते हैं हिंदी को छोड़ करके इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, समय चीज तो क्योंकि जब समय कम है एंड रिसोर्सेज कम हो गए और आपके पास, फिर आपको चुनना पड़ेगा कि इसको सैक्रिफाइस करूं या इसको चूज करूं। ठीक है भाई, समय चीज। अगला कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या है, फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर अ कर्वेचर बाउड शेप। अच्छा, तो याद रखना, तो बाउड शेप हमें, अच्छा आपसे पूछना पीपीसी की विशेषता क्या होती है, तो याद रखना कि पीपीसी का विशेषता यह है कि जो इसका स्लोप होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, और मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है। क्या होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर यानी कि कॉनकेव होता है। ठीक है, समझ चीज भाई। अब ये कह रहा है हमारे पास, तो अब बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज, रीजन जो है हमारे पास में से कौन सा रीजन है जो ये बताएगा कि पीपीसी जो होता है वो बाउड है, धनुषाकार, ऐसा क्यों होता है। तो पहला, फेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू, तो सिंपल सा कारण है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ठीक है। मेन जो कारण होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि पीपीसी का जो कर्व होता है वो कौन सा कर्व है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है। तो अपॉर्चुनिटी के कारण ही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ही पीपीसी का जो कर्व होता है वो ढलान होता है ऐसा, ठीक है, याद रखना। पीपीसी के कारण, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण, अवसर लागत कारण। अवसर लागत क्या कहता है हमारे पास कि भैया आप पहले ऐसे थे, यानी इसकी 4 इसका 1, और अब आपने 1 को प्राप्त करने के लिए यानी इसकी 4 करने के लिए आपने क्या किया, इसका सैक्रिफाइस किया। तो 1 को प्राप्त करने के लिए किसी एक बेहतर अल्टरनेट को चुनने के लिए, विकल्प को चुनने के लिए पहले वाले का त्याग करना ही क्या कहलाता है, अवसर लागत। समझिए चीज। तो ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है जैसे जैसे हम दूसरे चीजों को उत्पादन करते हैं, और इसी कारण इसका जो ग्राफ होता है वो बाउ डाउन होता है, ठीक है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज एन इनवर्ड शिफ्ट इन कंट्रीज पीपीसी। तो कह रहा है इनमें से बताओ क्या होगा जो कि पीपीसी के अंदर इनवर्ड शिफ्ट होने का कारण बनेगा। इनवर्ड जब भी पीपीसी होती है, अंदर की तरफ जब पीपीसी आती है तो है देश का नुकसान है भाई, ठीक है। तो पहला, साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया न्यू मशीन, अगर न्यू मशीन डिस्कवर कर देते तो फिर तो फायदा हो जाता ना, पीपीसी बढ़ जाता। दूसरा, अर्थक्वेक, तो यही कारण होगा हमारे पास, अर्थक्वेक आ गया जिससे हमारे देश के संसाधन जो हैं वो बर्बाद हो गए, संसाधन के कम होते ही हमारा पीपीसी जो होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडी रेदर देन अ जॉब। तो वही कह रहा है हमारे पास, क्या यही क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति है वो अभी जॉब कर रहा था और जॉब में उसकी सैलरी थी 50,000 रुपए, बट अब उसने आगे की स्टडी करने के लिए अपना जॉब छोड़ दिया। तो यानी उसने उस नेक्स्ट अल्टरनेट को चुनने के लिए, बेहतर विकल्प यानी कि उस पढ़ाई को चुनने के लिए, स्टडी को चुनने के लिए उसने क्या सैक्रिफाइस किया, अपने जॉब, और जॉब में भी क्या, सैलरी। तो याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति अपना जॉब छोड़ करके स्टडी पे ध्यान देता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो उसने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस किया क्या, जॉब, जॉब नहीं, जॉब से मिलने वाली सैलरी, जॉब से मिलने वाली सैलरी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगला देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। तो वही मैंने कहा, पीपीसी का जो स्लोप होता है वो लेफ्ट टू राइट, नीचे की ओर ढालू होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। और ये क्या शो कर रहा था, तो मैंने आपको पहले बताया क्या शो करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। तो अगर आपसे और प्लस में अगर आपसे एक और चीज पूछे ना कि ये पीपीसी का कर्व ऐसा क्यों होता है, पीपीसी का कर्व जो है वो डाउनवर्ड ऐसा क्यों है, तो हम कहेंगे द स्लोप ऑफ पीपीसी जो है ना, पीपीसी का ढलान जो है वो क्या दर्शाता है, एमआरटी को भी दर्शाता है। पीपीसी का ढलान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो शो ही करता है, आप तो लिख सकते हो दोनों चीज। अगर आपको नहीं पता तो आप कह दोगे भाई पीपीसी का जो ढलान है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो करता है कि मैंने एक को प्राप्त करने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस किया। और एक और चीज लिखना, साथ साथ एक और चीज लिखना, नंबर मिल जाएंगे आपको, कि भाई ये एमआरटी को भी शो करता है। एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, अब सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है तो समझना ध्यान से। तो एमआरटी या सीमांत प्रतिस्थापन की दर यही है हमारे पास कि भाई किसी एक की एक्स्ट्रा यूनिट, किसी मतलब y की एक्स्ट्रा यूनिट प्राप्त करने के लिए आपने x की कितनी मात्रा सैक्रिफाइस की है। तो चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, यानी कि इसका मतलब है कि दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स x, सम यूनिट ऑफ द गुड y मस्ट बी सैक्रिफाइड, यानी कि x को प्राप्त करने के लिए आपने y का कितना त्याग किया, यही आपका क्या कहलाता है, आपका एमआरटी। तो वही चीज तो है इसके अंदर भी, ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछे कि भाई पीपीसी का ढलान क्या शो करता है, दिमाग में बैठा लो, ये शो करता है आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व को, अवसर लागत के वक्र को, क्योंकि अवसर लागत तो कहता है एक को प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और दूसरा आंसर बैठा लो दिमाग में, क्या, एमआरटी, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, तो किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा सीमांत, जब भी सीमांत वर्ड आ जाएगा, मार्जिनल वर्ड आ जाए तो याद रखना वन एक्स्ट्रा यूनिट जरूर जोड़ देना, एक अतिरिक्त इकाई। तो एमआरटी का मतलब यही होता है हमारे पास कि x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्राप्त करने के लिए y की कितनी मात्रा को त्यागा गया है। तो चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, इसी को हम कहते हैं एमआरटी, ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि जो पीपीसी होता है वो पीपीसी क्या शो करता है, तो पीपीसी शो करता है एमआरटी, और एमआरटी का मतलब क्या होता है आपका चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, ठीक है। वेरी गुड। नाउ अगला, डिफरेंस बिटवीन, वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, मैं रटने के लिए नहीं कहूंगा, सुन लोगे तो काम बन जाएगा आपका। कह रहा है क्या, व्हाट डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में, प्लान्ड इकोनॉमी
नियोजित अर्थव्यवस्था पहले बता रखा है, प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है समाजवादी सरकार वाली, और वहीं पर मार्केट इकोनॉमी यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था जिसे हम कैपिटलिस्ट पूंजीवादी भी कहते हैं या अमीर लोगों वाली भी कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो पहला मैंने बताया था ना कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे मुख्य आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए करें, कौन लेती है? देश की सरकार। और वहीं पर बाजार में कौन लेता है? देश के अमीर लोग, रिच एंटरप्रेन्योर, या फिर बाजार की डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, यहां पर मेन मोटिव क्या होता है? सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। बट यहां पर क्या होता है? सेल्फ वेलफेयर, स्वयं का कल्याण। ठीक है, इसमें आमतौर पे लोगों के पास राइट टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूसर्स आर नॉट फ्री टू प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे सरकार फैसला ले रही है। तो यहाँ पे सरकार जब फैसला लेती है तो वहां पे क्या होता है हमारे देश में, जब किसी भी देश के अंदर जहां पे ये सेंट्रली प्लान चलती है ना, तो वहां पे प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो फ्रीली कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते। नहीं, वो वही उत्पादन करेंगे जो उनसे गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी चाहेगी। बट यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीज। अगला कह रहा, अच्छा ये क्वेश्चन है जिसमें बच्चे हमेशा गलत कर आएंगे, बार बार गलत कर आएंगे। मैं आपको बता दूं, समझना ध्यान से चीज। कह रहा है क्या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, भारी बेरोजगारी पीपीसी को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगी? पीपीसी को लेफ्ट साइड मतलब अंदर की तरफ। ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट होना फायदा, लेफ्ट होना नुकसान। राइट होना फायदा, लेफ्ट होना नुकसान। तो याद रखना, कह रहा है क्या कि क्या भारी बेरोजगारी पीपीसी को अंदर की तरफ लेकर आ जाएगी? तो देखो याद रखना, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट रिसोर्सेज यूज। समझना एक चीज भाई, क्या होता है कि भारी बेरोजगारी का मतलब क्या है? भारी बेरोजगारी का मतलब होता है कि हमने अपने रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग नहीं किया। लोग बेरोजगार हैं, मतलब भैया आपने उन बेरोजगार लोगों का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा मान के चलो मेरी एक कंपनी है, मैं एक कंपनी में 100 जूते बनाता हूं, हद मार के मैं 120 जूते बना सकता हूं। ठीक है, हद मार के, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल ही उतने हैं, कच्चा माल ही उतना है मेरे पास। 120 से ज्यादा मैं नहीं बना सकता। पर अभी तक मैंने उसको बनाने के लिए, 120 जूते बनाने के लिए मैंने अभी तक वर्कर्स रख रखे थे। बट अब क्या हुआ, तो मैंने वर्कर्स को हटा करके मशीन ले आया। वो मशीन भी मेरा कितना बनाता है जूता? 120 ही बनाता है। और मैं 120 से ज्यादा बना नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कच्चे माल, धागा वागा इतना ही है कि भाई आप हद मार के 120 बना पाओगे। तो 120 से ज्यादा तो अभी भी नहीं बन रहा। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन तो अभी भी आपका उतना ही हो रहा है ना। प्रोडक्शन जो है आपका वो अभी भी उतना हो रहा है, 120 ही हो रहा है। आप 120 से ज्यादा तो कर नहीं सकते हो। तो ऐसे केस में याद रखना कि कभी भी अगर आपकी बेरोजगारी हो जाती है, तो बेरोजगारी आने का मतलब ये नहीं है, बेरोजगारी होने का मतलब ये नहीं है कि देश में उत्पादन नहीं हो रहा। बेरोजगारी का मतलब तो मैं ये कहूंगा कि ये है कि उत्पादन तो हो रहा है, बट हाँ हमने रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो यानी याद रखना, बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि अभी भी लाइन जो है वो पीपीसी के ऊपर ही है। अभी भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो पीपीसी के ही ऊपर है। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, तो देयर विल बी नो शिफ्ट इन द पीपीसी। तो बस ये चीज याद रखना, क्योंकि अगर आपसे पूछता है क्या बेरोजगारी में पीपीसी लेफ्ट साइड हो जाएगी, तो हम कहेंगे नहीं, बेरोजगारी में जो पीपीसी है वो लेफ्ट साइड नहीं होगी, ये ऐसी थी वैसी ही रहेगी, क्योंकि उत्पादन अभी भी उतना ही हो रहा है। बस कारण ये है, बस एक रीजन लिख देना कि हाँ हम बेहतर कर सकते थे, पर हमने अभी अपने रिसोर्स का एफिशिएंट यूज नहीं किया। ओके, ठीक है। नाउ अब देखना, इसके आगे एक क्वेश्चन और है हमारे पास। एक सेकंड में बस पानी पी के बता दूं। ये तो चलता रहेगा अभी कंटिन्यू 2-3 घंटे। हाँ हाँ, हाँ, तो मतलब आपको एक समझ में आ गया होगा कि याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्या भारी बेरोजगारी पीपीसी को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगी, तो कहोगे नहीं, पीपीसी में कोई चेंज नहीं आएगा। और कारण लिख देना ये एग्जांपल लेकर के कि भाई हम कल भी 120 शूज बना रहे थे, आज भी 120 शूज ही बना रहे हैं अपने पूरे रिसोर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, बस कंडीशन क्या हुआ है कि मैंने रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स को हटा करके, मानव संसाधन को हटा करके मशीन लेकर के आ गया। क्या पीपीसी में उत्पादन में कोई कमी आ रही है? नहीं, उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही है। ठीक है, अगला आपसे बोलता है क्या, इकोनॉमी कैन नेवर ऑपरेट आउटसाइड पीपीटी विथ अ गिवन रीजन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। सही बात है भाई, कह रहा है हमारे पास, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो पीपीसी के बाहर
कार्य नहीं कर सकती। ओके, ध्यान देना, कह रहा है हमारे पास की जो अर्थव्यवस्था है वो पीपीसी के बाहर काम ही नहीं कर सकती। अब को भी कब, अगर आपके पास गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हो, मतलब दिए गए संसाधनों व तकनीकों से, कि अगर मान के चलो आपके पास कहेगा कि रिसोर्सेज भी इतने ही हैं, टेक्निक भी आप इतना ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे केस में कभी भी आपकी इकोनॉमी जो है वो पीपीसी के बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप हद मार के भी उत्पादन करोगे तो आप तो अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके केवल यहीं तो हो पाओगे। अब इससे ज्यादा तो रिसोर्सेज है नहीं आपके पास, समझ आया भाई? तो इसको बस आपको एक्सप्लेन करना है कि हाँ भाई, इकोनॉमी जो होती है वो कभी भी पीपीसी के बाहर नहीं जा सकती अगर आपके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी फिक्स हैं तो। और कारण इसका क्या है? तो कारण इसका यह है क्योंकि अगर आप हर चीज पूरा रिसोर्स का भी इस्तेमाल करोगे तो सारे पॉइंट कहां पर रहेंगे? आपके पीपीसी पर ही रहेंगे। और पीपीसी के बाहर का कोई भी पॉइंट अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो सारे पॉइंट कौन से होते हैं? अनअटेनेबल। अनअटेनेबल यानी कि अप्राप्य। तो याद रखना, अगर आपसे कहे कि पीपीसी के बाहर अप्राप्य, तो अगर आपसे बोलता है कि पीपीसी के बाहर का जो पॉइंट है, अगर आपसे बोलता है कि भाई पीपीसी के बाहर का जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होता है? वो अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल का मतलब होता है अप्राप्य, कि हम उसे प्राप्त ही नहीं कर सकते। और क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि हमने तो पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके केवल यहीं तक जाएंगे ना, इससे तो हो नहीं सकता। अगला कह रहा है when a PPC be shift straight line। अच्छा, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक पीपी कभी भी सीधी रेखा कब हो सकती है? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछे अगर क्या एक पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। कब होगी? अगर MRT की वैल्यू चेंज इन एक्स, MRT क्या था हमारे पास? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। हो सकता है कि जब मेरे पास, मान के चलो ये मेरा पीपीसी है, ये था 4, ये देखो यहां पे, कि मान के चलो ये मेरी पीपीसी, ये था 4, ये था आपका 2, अब ये हो गया 3 और ये हो गया 3। तो मैंने यहां पर कितना घटाया? 1, और यहां पर कितना बढ़ाया? 1। MRT का मतलब याद आ गया आपको? सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जो ये बताता है कि किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की कितनी मात्रा त्यागी गई है, यानी चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। ठीक है भाई? तो x को प्राप्त करने के लिए y को कितना टैक्स सेक्रीफाइस किया। तो अब देखो यहां पर मैंने कितना यूनिट बढ़ाया? 2 से 3 यानी 1। यहां पे कितना घटाया? 1। तो चेंज इन y भी 1 है और चेंज इन x भी 1 है। तो इन दोनों काटूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1। तो याद रखना, पीपीसी की लाइन स्ट्रेट तब बनती है, क्योंकि मैंने बताया था ना पीपीसी का कर्व क्या शो करता है? तो पीपीसी का कर्व जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी शो करता है, अवसर लागत को भी दर्शाता है और एमआरटी को भी दर्शाता है। पीपीसी का स्लोप होता है वो एमआरटी को दर्शाता है, और एमआरटी का मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो अगर चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स यानी कि दोनों में अंतर कितने का है? 1 का, तो आपकी पीपीसी क्या हो सकती है? स्ट्रेट लाइन हो सकती है। क्या हो सकती है? स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, समझ चीज? अगला, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये कब हो सकती है? जब आपकी एमआरटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे, कि हर बार उसका आंसर 1 1 1 1 1 ही आ रहा हो। जैसे यहां पर देखो टेबल के अकॉर्डिंग, ये है x, ये है y, और यहां मैं निकालूंगा MRT। ये है 8 4 8 6 4 2, ये था 10 12 14 16। एक को घटा रहे हैं तो दूसरे बढ़ा रहे हैं। इसमें कितने का चेंज आया? पहला कॉलम खाली होता है। चेंज इन y कितने का? 2 का। चेंज इन x कितने का? 2 का। तो 2/2 करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 1। चेंज इन y कितने का? 2 का। चेंज इन x 2 का। तो 2/2 करेंगे तो भी कितना आ गया? आंसर 1। तो हो सकता है जब एमआरटी क्या रहे? 1 रहे, या फिर एमआरटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। ठीक है ना? अगला, अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है क्या हमारे पास, समझ ध्यान से, एक क्वेश्चन ये कह सकता है आपसे कि द एक्विजिशन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स बाय गल्फ कंट्री थ्रू द सेल ऑफ ऑयल लीड्स टू। अच्छा, अब कह रहा है क्या हमारे पास कि जो गल्फ कंट्री होती है ना, जैसे अरबियन कंट्री हो गई, इराक, ईरान, यहां पर ना कच्चा तेल बहुत होता है। तो याद रखना क्या होता है हमारे पास कि जो गल्फ कंट्री है वो अपने तेल को बेच करके, कच्चा तेल बेच करके जो पैसा लेकर के आते हैं, जो पैसा वो लेकर के आ रहे हैं, और उसे वो कहां लगाएंगे? देश के विकास में। तो याद रखना, अगर हमारी जो गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश है, वो कच्चा तेल बेच करके पैसा लेकर के आएंगे, इकोनॉमी में लगाएंगे, रिसोर्सेज लेकर के आ रहे हैं बाहर से, पैसा बाहर से लेकर के आ रहे हैं, रिसोर्सेज लेकर के आ रहे हैं, तो रिसोर्सेज बढ़ाते ही क्या हो जाएगा? पीपीसी जो है वो आउटवर्ड हो जाएगा, यानी राइट साइड
हो जाएगा। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन तो भाई इसको या तो रट लो या तो छट लो, कुछ भी कर लो, बट ये पक्का करके जाना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या अंतर है। सकारात्मक और आदर्शात्मक में क्या अंतर है। ठीक है भाई, तो याद रखना, देखो पॉजिटिव यानी सकारात्मक क्या बताता है। देखो सकारात्मक इसकी हिंदी में लिख रखा है मैंने, अगर आप एक बार इंग्लिश वाले तो स्क्रीनशॉट लेना, और हिंदी वाले यहाँ आप समझ सकते हो, देखो ध्यान से। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपको इसके अंतर बताऊंगा तो आप ये जो अंतर है ना आप रट सकते हो, इसको आराम से याद रखना। तो क्या अंतर है भाई दोनों के अंदर। देखो सकारात्मक जो है, अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी ग्राउंडेड ऑन इंफॉर्मेशन एंड सर्टेनिटी इज पॉजिटिव इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमी का वह पार्ट जो किसी निश्चित सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चित चीज को शो कर रहा है कि भाई यही है। और नॉर्मेटिव क्या होता है, ये एक ग्राउंडेड आदर्श वैल्यू को, किसी के नजरिए को, किसी के सोच को बताता है कि भैया ये होना चाहिए। पॉजिटिव रियलिटी शो कर रहा है, सर्टेन निश्चित को शो करता है अर्थव्यवस्था की, बट ये उसकी आइडियल वैल्यू शो करता है। ठीक है, यानी ये एक तरह से इलस्ट्रेटिव है, यानी कि ये इलस्ट्रेटिव का मतलब होता है हमारे पास ये जो है आपका वो उदाहरणात्मक है। उदाहरणात्मक का मतलब होता है कि आपका ये ऐसा है जो आपका हो रखा है, समझे। पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब होता है जो हमारे देश की एक्चुअल पोजीशन को दिखाता है कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या हो जाएंगे। जबकि नॉर्मेटिव आदर्श आइडल जो बताता है कि क्या होना चाहिए। हमारा देश गरीब, हमारा देश जनसंख्या बढ़ रहा था, आज दुनिया का नंबर 1 हो गया है, और एक दिन ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर आइडल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी कि भाई इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। ठीक है, समझ चीज। तो वही ये देश की सर्टेनिटी को बताता है, निश्चितता को बताता है कि हम एक्चुअल में निश्चित में है क्या, एक्चुअल में हम है क्या। बट ये एक वैल्यू को बताता है कि भाई आखिर ये होना चाहिए, आदर्श ये रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये उदाहरणात्मक है, यानी इलस्ट्रेटिव है। इलस्ट्रेटिव मतलब ये हमारे एग्जाम्पल है कि भाई कल का हमारा एग्जाम्पल ऐसा था, इतनी जनसंख्या, आज ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा। बट ये डायरेक्शनल है। डायरेक्टरल का मतलब डिक्टेटोरियल, यानी ये जो होता है ना हमारे पास, ये एक तरह से निरंकुशवादी है। ये क्या है, निरंकुशवादी। इसकी मैं हिंदी यहाँ पे मैं लिख रखी है, देखो। सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है वो वर्णन करता है, जबकि आपका ये डिक्टेटोरियल है। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है ये आपको दिशा दिखाता है। ये उदाहरणात्मक है। उदाहरणात्मक का मतलब होता है, इलस्ट्रेटिव का मतलब एग्जाम्पल सेट करता है कि भाई कल तुम्हारा एग्जाम्पल ऐसा था, आज ऐसा है, कल ऐसे हो जाओगे, अगर ऐसे रहे तो ऐसे हो जाओगे। जबकि ये दिशा बताता है कि भैया ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। ठीक है, इसका ये जो है हमारे देश में ये ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है कर्मात्मक, कि आपने ऐसा कर्म कर दिया है तभी तो आपका देश ऐसा है। ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है कर्मात्मक है कि आपने अपने देश की पॉपुलेशन की अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई, आपने अपने देश में निर्धनता की पॉलिसी अच्छी नहीं बनाई, आपने अपने देश के अंदर रोजगार की पॉलिसी अच्छी नहीं बनाई, तो इसलिए आपका देश ऐसा है। ठीक है, यानी ये कर्मात्मक है। ठीक है, बट ये जो है सब्जेक्टिव है, जो बताता है कि भैया ये नहीं वैसे कर तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यानी इसका संबंध होता है कि व्हाट इज, वॉज एंड विल बी, क्या थे, क्या है, क्या हो जाएंगे। इसका होता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। और इसका अंतर आपके बुक में दे रखा है, आपको मैं चाहूंगा पक्का भाई रट लो, कुछ भी कर लो, पक्का कर लो यार। पॉजिटिव, नॉर्मेटिव यानी कि आदर्शात्मक और सकारात्मक में क्या अंतर है। हिंदी वाले चाहे तो ये लिख सकते हैं हर एक का। देखो पहले वाले में है आपके पास सकारात्मक का ये है, फिर उसके बाद मानक अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पर आदर्शात्मक है। ठीक है, आदर्शात्मक, कि आदर्शात्मक वाला है ऐसा, सकारात्मक का ये, मानक यानी सकारात्मक वाले का ये, सकारात्मक का ये और आदर्शात्मक का ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो मेजर चीज था वो मैंने आपको सारा बता दिया। इस चैप्टर के अंदर तो मेजर टॉपिक थे आपके पीपीसी क्या होते हैं, पीपीसी का ढलान कैसा होता है, और एमआरटी क्या है आपका, समझ गए। एमआरटी और एमआरएस दोनों कंफ्यूज मत रहना, एमआरटी और एमआरएस दोनों एक ही चीज है, याद रखना बच्चों। ठीक है, एमआरटी और एमआरएस दोनों एक ही चीज है। एमआरटी होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वही प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, दोनों का मतलब होता है क्या हमारे पास कि एक को प्राप्त करने के लिए आपने दूसरे में कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है,
पीपीसी स्टेट कब होती है? तो पीपीसी स्टेट तब होती है जब एमआरटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। पीपीसी रेखांकन क्या शो करता है? बेरोजगारी में क्या होना चाहिए? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी के तीनों फॉर्म्स बता दिए मैंने, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपका ये चीज है, और वो क्या उत्पादन करे, वो सारे सेंट्रल प्रॉब्लम आपको पता चल गया। मेजर क्वेश्चन आपका ये था कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अंतर याद कर लेना, पक्का आएगा, पक्का। 3 बिंदु होते हैं पीपीसी के अंदर वाली जो बिंदु होती है, ये क्या होती है कि हमने अपने संसाधन का क्या किया है? हमने लैक यूज ऑफ रिसोर्सेज, लैक यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने अपने संसाधन का अच्छा उपयोग नहीं किया। अंदर अगर बिंदु है तो क्या बताएगा कि भाई संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं किया। और जो ऑनलाइन है इसका मतलब है क्या? कि हमने अपने संसाधन का पूरा इस्तेमाल किया, ठीक है। और यही वो कारण था कि भाई बेरोजगारी से ना ही अंदर जाता ना ही बाहर जाता है, ऑनलाइन रहता है, क्योंकि हम संसाधन तो पूरा इस्तेमाल, उत्पादन तो उतना ही कर रहे हैं। और बाहर वाली जो बिंदु होती है क्या होती है? अनअटेनेबल है, कि आप इसे प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर एक देश के अंदर रिसोर्सेज लिमिट है तो आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। फिर एक क्वेश्चन वो था आपके पास कि भाई इकोनॉमी को हम चॉइस जो है चयन, वो देश की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ते ही क्या है कि भाई देश के अंदर दुर्लभता है, यानी स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का मतलब क्या था? दुर्लभता का मतलब क्या था? दुर्लभता का मतलब था कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और उस समय हमें क्या करना पड़ता है? हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी इच्छाएं असीमित है, और ऐसे में हमें चुनना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज मैंने बढ़ा दिया, एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। चलो सोचो, जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, अब हम बात करते हैं आपके सेकेंड चैप्टर के बारे में, जो कि होता है यूटिलिटी से रिगार्डिंग, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर से जो मेजर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर पे जितना फोकस किया, सेकेंड पे भी बस उतना करके रखना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखो सेकेंड पे अगर बात करेंगे, देखिए ध्यान से, तो सेकेंड चैप्टर भी जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है आपका, इसमें बेसिकली ना यूटिलिटी के बारे में, उपयोगिता के बारे में, ठीक है। तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। कुछ ज्यादा मेजर क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर से, कुछ ही है, उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ चीजों के बारे में, तो सबसे पहले आपसे बोलता है कि भाई आखिर बताओ, डिफाइन यूटिलिटी, यानी कि भाई आखिर उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता क्या है? तो सिंपल सी बात है, उपयोगिता का मतलब होता है कि हमारे पास द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी किसी भी वस्तु की वो शक्ति जो हमारे आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। जैसे कि भाई ये बोतल, इस बोतल के अंदर पानी है और मैं खरीद के लेकर के आया इसे, और ये मेरी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है, तो यानी ये इसकी यूटिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो समझाया चाहिए आपको यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता का मतलब क्या होता है। तो किसी भी वस्तु की वो शक्ति जो कि हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, द पावर ऑफ द गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स, दैट इज आवर यूटिलिटी, ठीक है। समझाया चाहिए, सिंपल सी बात होती है हमारे पास। अब यूटिलिटी की बात करेंगे ना, तो यूटिलिटी आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको तीनों के प्रकार फटाफट बता देता हूं, यूटिलिटी कई प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। तो यूटिलिटी जो आपके कितने प्रकार के हैं, इसके बाद बात करते हैं हमारे पास। तो देखना है यहाँ पर यूटिलिटी, यानी अगर हम बात करें उपयोगिता के बारे में, तो उपयोगिता जो होते हैं, जो आपकी यूटिलिटी होती है ना, वो यूटिलिटी जो होती है वो आपका 3 प्रकार का होता है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, 2 मिलनी, ठीक है, 2। तो एक होती है आपकी कुल उपयोगिता, एक होती है आपकी सीमांत उपयोगिता, ठीक है। एक होती है आपकी कुल उपयोगिता, एक होती है आपकी सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो जरा अगर हम बात करें कुल उपयोगिता के बारे में, देखो कुल उपयोगिता क्या होती है, तो किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई का उपभोग करने से, किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई या पर यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी संतुष्टि मिलती है, वो आपकी क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपने एक वस्तु की 1 यूनिट का इस्तेमाल किया और आपको मिले 10 अच्छा, यूटिलिटी को याद रखना, यूटिलिटी को, उपयोगिता को हम, उपयोगिता का मतलब क्या था हमारे पास? उपयोगिता का मतलब था किसी वस्तु की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, और हम इसे नापते किस में? तो हम इसे नापते हैं यूटिल्स में। किस में नापते हैं? यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स में, ठीक है। और जैसे और 2 प्रकार के होते हैं, कुल उपयोगिता और एक सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है? तो किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई का उपभोग करने से आपको जितनी संतुष्टि मिलती है वो उसी कहलाती है कुल उपयोगिता। द टोटल यूटिलिटी विच वी गेट बाय कंज्यूमिंग द टोटल प्रोडक्ट, दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे 1 यूनिट का यूज किया तो 10 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, 2 का कर रहा हूं, 2 का करता हूं तो मान के चलो मिल जाती है मुझे 14 यूटिल्स, ठीक है।
फिर 3 का कर रहा हूं, 3 यूनिट का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे मिल जाता है 16 यूटिल्स। ठीक है, समझिए? तो यानी 1 रोटी खाओगे 10 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है। दो को खाओगे इकट्ठे, 2 को इकट्ठे, 2 मतलब दूसरी नहीं, 2 का मतलब ये नहीं कि दूसरी, 2 का मतलब है दोनों, और 3 का मतलब है तीनों। तो 3 मतलब यानी यहाँ पर हो गया क्या कि एक प्रोडक्ट की सभी यूनिट का इस्तेमाल करने से आपको जितनी उपयोगिता मिलती है उसी क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, और मार्जिनल क्या होती है हमारे पास? तो मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से आपको कितनी संतुष्टि मिली है। सीमांत का वर्णन मैंने कहा था, सीमांत जब भी आ जाए, मार्जिनल जब भी आ जाए, तो इसका मतलब याद रखना मार्जिनल या सीमांत का होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट को खाने से। जैसे देखो यहाँ पर पहला कॉलम हमेशा खाली रहता है इसका। अब एक एक्स्ट्रा यूनिट खा रहा हूं तो कितनी एक्स्ट्रा यूनिट मिल रही है? 10 से 14 हो गया यानी कि 4। फिर एक एक्स्ट्रा कर रहा हूं तो कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है आपकी? 2। तो ये कहलाती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था वो यही कह रहा है हमारे पास कि अगर आपसे बोलता है कि भाई बताओ, डिफाइन करो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो हम कहेंगे भैया कि सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है द मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी और अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी। यानी एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, ये आपकी क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिलती है, उसकी क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो याद रखना, TUN माइनस में TUN माइनस का 1, यानी यहां पर n का मिलता है, जैसे मान के लो TU दूसरी तो TUN, n की जगह 2 माइनस 1 करेंगे तो TU पहला, तो TU दूसरे में से TU पहला माइनस कर दो, TU तीसरे में से TU दूसरा माइनस कर दो, TU चौथे में से TU तीसरा माइनस कर दो। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट को खाने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिल रही है। ठीक है, नाउ अगला अगर बात करें तो अगला जो होता है आपके पास वो पूछता है, यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि भाई एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि वो सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए, या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है? तो देखो ध्यान समझना, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाई कंज्यूम करते रहते हैं ना, तो उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? समय के साथ खत्म होती रहती है। ठीक है, समझ गए चीज? जैसे कि मान के चलेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये पिज्जा है। ठीक है, मैं इस पिज्जे में से 1 खाऊंगा, बहुत मजा आएगा, 2 खाऊंगा, थोड़ा सा मजा कम होता रहेगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जब मुझे कोई कहेगा ना भाई और खा ले, तो मैं कहूंगा भाई अब नहीं खा पाऊंगा, फिर भी जबरदस्ती खा तो मैं उल्टी कर दूंगा। सही चीज भाई, तो याद रखना लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है? ह्रासमान डिमिनाइजिंग होता है कम होते रहना। क्या कम होते रहना? मार्जिनल यूटिलिटी। नाम से चला है, ह्रासमान मतलब कम, डिमिनाइजिंग का मतलब कम। क्या कम हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो याद रखना ह्रासमान यानी कि डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को लगातार यूज करते रहते हैं, खाते रहते हैं, उपभोग करते रहते हैं, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी लगातार कम होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसका टेबल बता दूंगा आपको। ठीक है, समझ गए? तो वही कह रहा है आपके पास, जो क्वेश्चन भी यहाँ पर कह रहा था, तो सिंपल है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है कि लिख लेना इसको सुन के, कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई एक्स्ट्रा यूनिट का यूज करते रहते हैं, तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती रहती है। ठीक है, लोग नोट कर लेना इसको। अब वही कह रहा है हमारे पास, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी, ये उपयोगिता का एक बेसिक नियम है, आधारभूत नियम है, जो ये कहता है कि भाई एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते रहते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है मानक इकाई का मतलब है, स्टैंडर्ड यूनिट मानक इकाई का मतलब है कि 1 कप चाय, ना कि 1 चम्मच चाय। ठीक है, सही है चीज भाई। तो जैसे हम किसी वस्तु के एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते रहते हैं लगातार कंटिन्यूअसली, तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, हर एक यूनिट से वो लगातार क्या होती रहेगी? डिमिनाइज होती रहेगी, यानी कि घटती रहेगी। ठीक है, इस नियम को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि का आधारभूत नियम भी कहते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का आधारभूत नियम भी हम इसे कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस चीज को बहुत प्यार से देखिएगा कि जैसे कि मान के चलो ये है हमारे पास
ये हमारे पास यूनिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। टोटल यूटिलिटी मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते हैं उनसे कुल कितना मिल रहा है, टोटल कितना यूटिलिटी मिल रहा है। 0 करेंगे तो 0, 1 को करने पे 8, 2 खा रहे हैं तो 14, 3 खा रहे हैं तो 18, 4 खा रहे हैं तो 20, 5 खा रहे हैं तो 20, 6 खा रहे हैं तो 18। इस टेबल को रट लेना या याद कर लेना, ठीक है। एक टेबल तो आपको याद करना है। अब MU सीमांत उपयोगिता कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा था पहला कॉलम खाली, दूसरे में इनका अंतर, कितने का अंतर है 8 का, कितने का अंतर है 14 में से 8 गया 6, कितने का अंतर है 4 का, कितने का अंतर है 2 का, कितने का अंतर है 0, कितने का अंतर है 2। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि भैया जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ा रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5 है, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी लगातार घट रही है 8, 6, 4, 2, 0 माइनस का 2, ठीक है। समझ गए चीज, आया क्लियर, वेरी गुड। अब ना, और इसको हम क्या कहते हैं, और इसको हम एक और चीज कहते हैं क्या, कि लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का आधारभूत नियम भी कहते हैं। अब यहां पर ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भैया TU और MU में क्या संबंध है, TU MU में रिलेशन संबंध। तो TU MU में क्या रिलेशन है, तो देखो ध्यान समझना ध्यान से। जब तक TU बढ़ता है, यहां से यहां तक देखोगे आप TU बढ़ रहा है ना, 0, 8, 14, 18, 20, जब तक TU बढ़ता है, जब तक TU बढ़ता है तब तक MU घटता है, बट पॉजिटिव रह रहा है, प्लस है। 8, 6, 4, 2 घट रहा है बट पॉजिटिव में। तो जब तक TU बढ़ता है तब तक MU घटता है बट क्या रहता है, पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। दूसरा, जब TU मैक्सिमम होता है, जब TU मैक्सिमम यानी सबसे अधिकतम, जब TU सबसे अधिकतम है तो उस समय MU क्या है 0, तो उस समय MU क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और फिर जैसे ही TU घटने लगा 20 से 18, जैसे ही TU घटने लगा तो MU क्या हो गया, MU घट करके अब नेगेटिव हो गया। यहां तक घट रहा था पॉजिटिव था, अब यहां पे घट करके नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखना TU MU में क्या रिलेशन है, TU बढ़ेगा MU घटेगा बट पॉजिटिव रहेगा। जब TU मैक्सिमम है तो MU 0 हो जाएगा, और जब TU घटेगा तो MU घट करके नेगेटिव हो जाएगा। और ग्राफ याद रखना, TU MU का ग्राफ बताया था बउआ, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब एक बार TU MU का ग्राफ देखो यहां पर, और ग्राफ भी बना देना इसका ऐसे, हाँ इस तरह से देखो। ये जो ग्राफ होता है हमारे पास, ये होता है TU का ग्राफ, ठीक है। चाहो तो आप इसे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये TU का ग्राफ है, ठीक है। और ये होता है हमारे पास MU का ग्राफ, ठीक है, नीचे की तरफ। ये आप देख रहे हो नेगेटिव में चला गया, ठीक है, नेगेटिव में चला गया। यहाँ पे x लिख देना, ये y लिख देना आप यहाँ पे 0 बना देना, ठीक है। समझ गए भाई, तो ये याद रखना, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अच्छा देखो, एक चीज याद रखना, आपसे ना एक और चीज पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है आपसे, वो ये होता है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखो दोनों में क्या अंतर है, समझ ध्यान से। यानी आपको बोला गया है कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है संख्यात्मक उपयोगिता, और ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमागत उपयोगिता। तो दोनों में क्या अंतर है, तो सिंपल है, याद रखना। कार्डिनल संख्यात्मक, यानी कि जब हम यूटिलिटी को, उपयोगिता को संख्या में नापते हैं, यहां पर हम किस में नाप रहे थे, यहां पर हम नाप रहे थे संख्या में, 0, 8, 14, 20, 18। तो जब हम यूटिलिटी को संख्या में नापते हैं वो होती है कार्डिनल, संख्यात्मक। और जब हम संख्या में नापना बंद करके क्रम में नापते हैं कि भाई सबसे ज्यादा संतुष्टि, ये क्रम में हो गया, सबसे ज्यादा रैंक 1 की संतुष्टि, सबसे कम संतुष्टि, ये क्या हो गया, ऑर्डर में हो गया। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल। समझ में आया चीज, समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ अगला, मतलब कार्डिनल यानी संख्या में क्या होता है, संख्या में नापोगे, और ऑर्डिनल मतलब क्रमानुसार, ठीक है। अगला, अब यहां पर ना जो चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। एक TU वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब ये समझो ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में है हमारे पास, तो देखो ध्यान से समझना। तो अगर ना क्वेश्चन पूछता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, सबसे पहले समझना ध्यान से, व्हाट इज मीन बाय द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है, तो उपभोक्ता संतुलन का मतलब है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब भी कोई कंज्यूमर
अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है टू द परचेज ऑफ द कमोडिटी विद द गिवन इनकम, यानी कि अपने दिए हुए इनकम से मेरे पास 500 की इनकम, तो उस 500 की इनकम को अगर मैं वस्तु पर इस प्रकार से खर्च करूं कि उससे मुझे मैक्सिमम संतुष्टि मिले, तो मैं संतुष्टि हूं, यानी तो मैं संतुलन की अवस्था में हूं। समझ आया भाई? जैसे कि मान के चलो मेरी इनकम थी 10 रुपए, और इस 10 रुपए की इनकम से मेरी इनकम थी 10 रुपए, इस 10 रुपए की इनकम से मैंने ये 5 वाला पेन खरीदा और इसको इस्तेमाल करने पर ये मक्खन जैसे चल रहा है, मैं बहुत खुश हूं। तो याद रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई उपभोक्ता अपने दिए हुए आय को वस्तु पर इस प्रकार से खर्च करे, नोट कर लेना मेरे शब्दों को, ठीक है, कि जब भी कोई उपभोक्ता अपने दिए हुए इनकम को वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले, तो उसे हम कहते हैं क्या, उपभोक्ता संतुलन, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ चीज। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय द कंज्यूमर, जो उसे मिलता है ऑन देयर गिवन इनकम, को स्पेंड करने पर, किसके ऊपर, वस्तु के परचेज पर। ठीक है, समझ आया चीज। नाउ अगला अगर बात करें, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताइए। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बना अगला जो चैप्टर है आपका इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, उसमें भी पूछ सकता है, बट यहां पर ध्यान देना, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब आपसे पूछ रहा है किसके बेसिस पर, उपयोगिता के आधार पर, यूटिलिटी की बेस पे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, डेफिनेशन पहले याद रखो। अब देखो बात करते हैं क्या, अ कंज्यूमर, अच्छा अब एक और चीज है, ए कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड। अच्छा एक और चीज याद रखना, ठीक है, ध्यान इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, अब एक बार एक चीज बात करते हैं। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज फटाफट बता देता हूँ जो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो आपसे पूछ सकता है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज याद रखना। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ब्रियम, यानी कि उपभोक्ता संतुलन, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता के आधार पर। तो उपभोक्ता संतुष्टि किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। तो उपभोक्ता संतुष्टि किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, यूटिलिटी के आधार पर। तो इसके 2 केसेस होते हैं, एक वस्तु की स्थिति में, 1 कमोडिटी इन द केस ऑफ 1 कमोडिटी, और दूसरा होता है 2 वस्तु की स्थिति, यानी कि इन द केस ऑफ 2 कमोडिटी। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे पूछता है या क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल दे कि आप राम हो और आप वस्तु एक्स को उपभोग करते हो, तो बताओ आप संतुष्टि में कब हो गए। यानी वस्तु एक्स बोला है, एक वस्तु बोला है ना, तो एक वस्तु की स्थिति में आप याद रखना, जो शर्त होती है, जो कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि mu(x) अपॉन में px किसके बराबर होना चाहिए, mu(m) के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले एक वस्तु के बारे में बता रहा हूं आपको। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की जो पहली शर्त है, वो एक वस्तु की स्थिति में वो क्या होती है, mu(x) बटे में px किसके बराबर होना चाहिए, mu(m) के बराबर होना चाहिए। और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा, तो पहले आप कंडीशन लिख देना और फिर यहां पर एक टेबल बनाना है, ऐसे अपने मन से एक टेबल बना लो भाई, छोटा सा। यहां लिख दो यूनिट 0 1 2 3 4 5, यहां लिख दो आप TU, ठीक है, या मैं TU में लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं आपका PX में होता है प्राइस। प्राइस को मैं मान लेता हूं 4 स्थिर, 4 रुपए मान लेता हूं, कांस्टेंट मान लेता हूं। ठीक है, और mu(x) जो है मेरे पास, mu(x) इसे मैंने मान लिया 16 12 8 4 0 माइनस का 4, क्योंकि mu(x) लगातार घटते रहता है ना, ये याद रखना। अब यहां पर मैंने mu(m) का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ये क्या होती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। इसका मतलब ये होता है, बेसिकली सुनना, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता या mu(m) का मतलब होता है कि 1 रुपए खर्च करने से आपको कितनी संतुष्टि मिल रही है। यानी इसका मतलब होता है कि 1 रुपए खर्च करने से कितनी संतुष्टि आपको मिलती है, कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। तो मैंने यहां पर mu(m) लिख देना, mu(m) को मैंने लेट कर लिया है 2 2 2 2 2 2। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी कि mu(x) बटे में px किसके बराबर होना चाहिए, mu(m) के। तो यहां लिख दो आप mu(x) अपॉन में px, तो भाग करें mu(x) बटे में px को, तो 16 के बार में 4 के 16 4 बार में, 4 के 12 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 0 और माइनस का 1,
तो कंडीशन क्या थी कि MUX बटे में PX किसके बराबर होना चाहिए, MUM के। और ये वो वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है ना जहां पर ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो जब भी आपसे बोलता है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त समझाइए, तो आप लिखोगे पहले कंडीशन और फिर टेबल बना करके उसे रिप्रेजेंट कर दोगे। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब इस कंडीशन में अगर ये बोल दे आपके पास कुछ नहीं, अब एक बार दूसरे वस्तु की बात करते हैं। ठीक है, पहले ही समझ आ गया ना? हाँ, इसकी थोड़ा ले सकते हो, मैं ये बता रहा हूं। अब दो वस्तु के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त समझाइए। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त, तो इसकी जो कंडीशन होती है टू क्वांटिटी के बेसिस पे, वो होती है आपकी MUX अपॉन में PX, क्योंकि दो वस्तु है तो MUX बटे में PX एक वस्तु का, MUY अपॉन में PY दूसरे वस्तु का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आप वही करोगे, सेम आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, सेम टेबल बनाओगे या देख, हाँ, जैसे मान के चलो मैं यूनिट लिख दिया, यहाँ पर मैंने यूनिट लिख दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैंने MUX लिख दिया 12 10 8, घटेगा ना लगातार 4 2, और PX मैंने कर दिया आपका 2। ठीक है, अब यहां पर मैं MUY कर रहा हूं, अपने मन से मान लेता हूं, अपने वाई सेलेक्ट कर लो घटाते हुए 20 20 16 12 20 16 12 और या 20 16 14 12 और मान लो आपका 10 और हम मान लेते हैं यहाँ पर 8, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर PY को क्या ऐड कर लिया है 4। कंडीशन क्या थी कि MUX अपॉन में PX, MUX अपॉन में PX, तो यहां देखो मैं टेबल बना लेता हूं, MUX अपॉन में PX किसके बराबर होना चाहिए, MUY अपॉन में PY के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को डिवाइड करो, MUX अपॉन में PX, इन दोनों को डिवाइड, तो 2 को 12 से भाग करेंगे 6, 2 को 10 से करेंगे 5, 2 को 8 से करेंगे 4, 2 को 6 से करेंगे 3, 2 को 4 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 1, और MUY PY भाग करेंगे 5, भाग करेंगे 4, भाग करेंगे 4 को 16 से किया 4, 4 को 14 से करेंगे तो लगभग 4 दिया 12, तो 3.5, और 4 को 12 से करेंगे 3 बार में, 4 को करेंगे 2.5 और करेंगे तो 2। कंडीशन क्या थी, MUX PX किसके बराबर होना चाहिए, MUY बटे में PY। तो ये वाला केस है, तो यानी वो संतुलन में कब होगा, जब वस्तु की कितनी यूनिट यूज करेगा आपका 4। समझ में आ गया चीज? तो बस कुछ नहीं करना, शर्त लिख करके लिख देना, आपके पूरे नंबर बन जाते हैं। केवल इतना करना होता है और कुछ नहीं है बुआ। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ अच्छा, ऊपर में एक फॉर्मूला था, वो बताया था ना कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनाइजिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी लगातार घटती रहती है। और अगर आपसे कुछ पूछे कि एजम्पशंस यानी कि लॉ ऑफ, अगर आपसे पूछे लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आपसे पूछे कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के मान्यता, तो आप कहोगे कुछ एजम्पशन होते हैं इसमें। पहला एजम्पशन क्या होता है हमारे पास, तो पहला एजम्पशन आपका ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी है। क्या यूज करनी है, स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि मानक इकाई का उपभोग करोगे। मानक इकाई का उपभोग, मानक इकाई का होता है कि 1 कप चाय, ना कि 1 चम्मच चाय। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि जैसे जैसे आप उपभोग करोगे, जैसे जैसे आप कंजम्पशन करोगे, MU लगातार घटती रहेगी। बट क्या अगर आप बताओ, आप 1 बूंद चाय आपके मुंह में गिराते रहूं तो आपकी संतुष्टि कम होगी क्या? नहीं होगी। वो तभी होगी ना कम, जब आप 1 कप चाय लगातार पीते रहोगे। तो ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल, और दूसरा कंजम्पशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार उपभोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगातार। ऐसा नहीं कि एक आज की आप 3 दिन बाद पियोगे तो क्या संतुष्टि में कोई कमी आएगी? नहीं। ठीक है, लगातार होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, एक तो स्टैंडर्ड यूनिट का, दूसरा लगातार होना चाहिए, और एक और चीज था इसके अंदर, क्या कि इसके अंदर ना हम एडिक्शन को शामिल नहीं करते, लत या आदतों को बुरी आदतों को इसके अंदर शामिल नहीं करते। क्यों? जैसे मान लो कोई नशेड़ी है, भाई नशेड़ी को तुम्हें सुट्टा फुकाते रहो तो फूकता रहेगा, मजा आ रहा है, दुनिया में जी रहा है वो, तो इसको इसके अंदर हम शामिल नहीं करते। ठीक है, समझ गए? तो स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना है, लगातार करना है, एडिक्शन को इसके अंदर हम शामिल नहीं करते। ठीक है, समझ में आया भाई?
हाँ, तो ह्रासमान सीमांत उपभोक्ता का नियम क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसका उपभोग करते हैं किसी वस्तु का, उससे मिलने वाली सीमांत उपभोक्ता लगातार घटती रहती है। और कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना है, लगातार इस्तेमाल करते रहना है, ठीक है, और एडिक्शन को इसके अंदर हम शामिल नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया। और दोनों आपको कंडीशन बता दी है मैंने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उपयोगिता संतुलन के हिसाब से या ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताइए, उपभोक्ता संतुलन को बताइए, तो इसकी आपकी दो कंडीशन है, एक वस्तु की स्थिति में और दो वस्तु की स्थिति में। अगर क्वेश्चन केवल वस्तु एक्स के बारे में बता रहा है, कमोडिटी एक्स के बारे में, तो एक वस्तु की शर्त वही MUX अपॉन में PX बराबर में MUM, पूरा टेबल बना के शो कर दो, काम खत्म। और दूसरा था MUX अपॉन में PX इक्वल्स टू में MUY अपॉन में PY। ठीक है, ये याद रखना है आपको भाई। ठीक है, ये वाला इसको दो वस्तु की स्थिति में और ये एक वस्तु की स्थिति में, ये याद हमेशा याद रखना, हमेशा भूल ना जाना। ठीक है, याद रखना। अब एक और चीज, अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि ना, अगर कंडीशन ये दे दे कि भाई अगर MUX अपॉन में PX ज्यादा है किससे, MUY अपॉन में PY से, तो इस केस में एक जागरूक उपभोक्ता क्या करेगा, इस केस में एक जागरूक उपभोक्ता क्या करेगा। तो याद रखना, या इसका मतलब क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये शो कर रहा है ना कि भाई इधर वाले की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है, और इधर वाले की कम है। तो अगर ये ज्यादा है तो इसको संतुलन में लाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और आपको पता है कि यूटिलिटी कब कम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कब कम होती है, याद आया ह्रासमान सीमांत उपभोक्ता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जैसे जैसे वस्तु उपभोग करते हैं MU लगातार घटती रहती है, जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं MU लगातार घटती रहती है। तो याद रखना, जिसकी तरफ मुंह खुला है ना उसका कंजप्शन क्या कर दो, बढ़ा दो। MUX का ज्यादा है, MUX यानी X की जो मार्जिनल यूटिलिटी है अभी वो ज्यादा है, तो इसका उपभोग बढ़ा दो, क्योंकि जैसे इसका उपभोग करते रहेंगे तो इससे मिलने वाली संतुष्टि यानी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती रहेगी, और तब तक घटाते रहेंगे जब तक ये और इसके बराबर ना हो जाए। समझा भाई। तो अगर आपसे कंडीशन ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि एक अवेयर कंज्यूमर जो है, एक जागरूक उपभोक्ता जो है, वो क्या करेगा, वो MUX यानी कि वस्तु X का कंजप्शन उपभोग ज्यादा करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनाइजिंग, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपभोक्ता नियम के अनुसार कि जैसे जैसे वस्तु का लगातार कंजम्पशन करते रहते हैं, एज मोर एंड मोर कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करते रहते हैं हम किसी वस्तु की स्टैंडर्ड यूनिट का, मानक इकाई का, उससे मिलने वाली सीमांत उपभोक्ता लगातार घटती रहती है। ठीक है, और तब तक घटाते रहेंगे जब तक ये इसके बराबर ना हो जाए। और यही कंडीशन अगर इसमें हो, MUX अपॉन में PX, MUY अपॉन में PY के, तो इसमें क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला है यानी Y की MU ज्यादा है, और तो Y की अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए इसका कंजप्शन बढ़ा दो। रीजन लिख देना, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। समझ में आ गया। 2 चैप्टर हो गए हैं, अब तीसरे चैप्टर की बात करते हैं बस 1 मिनट के अंदर। ठीक है, सो 2 चैप्टर के बाद अब जो हमारे पास अगला चैप्टर है वो है आपका 3rd चैप्टर। जो पहला चैप्टर था आपका पीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, दूसरा चैप्टर था आपका यूटिलिटी से रिलेटेड, उपयोगिता से रिलेटेड, और तीसरा चैप्टर है आपका वो है तटस्था वक्र, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड। ठीक है, तो याद करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मेजर क्वेश्चन, मैं फटाफट बताऊंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग रहेगा, बट याद करना है, फोकस करके चलना है। ठीक है, तो देखो 3rd जो हमारे पास चैप्टर होता है, इसमें पहला टॉपिक होता है डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, कि भाई बताओ तटस्था वक्र, तटस्था वक्र क्या है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा कि एक ऐसा चैप्टर है जो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना अब आपका कि इंडिफरेंस कर्व या तटस्था वक्र क्या होता है। तो कहते हैं इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। याद रखना, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो 2 वस्तुओं के उन अलग अलग कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, ठीक है, जिससे उपभोक्ता को बराबर संतुष्टि मिलती है। याद रखना, इंडिफरेंस कर्व तटस्था वक्र का मतलब क्या है कि मान के चलो उपभोक्ता के पास थे 10 रुपए, उपभोक्ता के पास थे 10 रुपए, उसे खरीदना है वस्तु ए, उसे खरीदना है वस्तु बी। ए का प्राइस है 2 रुपए और बी का प्राइस है 5 रुपए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका, ए और बी का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि अगर मान के चलो वो सारी वस्तु ए की खरीदे तो 10 रुपए है टोटल, ए का है 2 रुपए प्राइस, तो 10 रुपए में से वो 2 रुपए वाली कितनी चीज खरीद पाएगा, 5 खरीद पाएगा ना, तो ए को खरीदेगा 5, तो बी के लिए पैसे बचेंगे नहीं। इसका 1 यूनिट अगर वो कम कर दे, मान के चलो इसका वो 4 कर दे, इसका वो क्या कर दे, 4 कर दे,
तो कैसी खरीद पाएगा बी की? अभी भी नहीं खरीद पाएगा, वो 0, क्योंकि 4 खरीदेगा तो 4 दूनी 8, फिर भी 2 ही रुपए बच रहे ना, समझ गए? तो यानी अगर मान के चलो अब वो घटा करके इसका कितना कर दे, 2 कर दे, तो 2 दूनी 4 रुपए यहां चले गए। अब 4 रुपए चले गए, कितने बजे? 6, तो 6 में से 5 रुपए कितनी चीज आ जाएगी? एक तो चीज आ जाएगी ना, सही चीज भाई। यानी ये 2 वस्तुओं के उन पॉसिबिलिटी को शो करता है जिसका, अच्छा अब भाई आपसे अगर ये पूछूं क्या ये और ये इंडिफरेंस कर्व में आएंगे, तो ये और ये इंडिफरेंस कर्व में, ये और ये तटस्थ वक्र में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहां पर b कितना है? 0 0, यानी b का वो कुछ उपभोग ही नहीं कर रहा। अब b का कुछ उपभोग नहीं कर रहा वो, तो क्या ये इंडिफरेंस कर्व है? नहीं। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि यह उपभोक्ता के 2 वस्तुओं के उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, 2 वस्तुओं के उन संभव संयोगों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। समझ आया? यानी इंडिफरेंस कर्व शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 commodity by which the consumer get maximum satisfaction। यह 2 वस्तुओं के उन संभव संयोगों को दर्शाता है जिस पर खर्च करने से उपभोक्ता को क्या मिलती है? अधिकतम संतुष्टि मिलती है, और वो उसे बदलना नहीं चाहता। समझ आ गया ये चीज? इंडिफरेंस कर्व का मतलब, तो तटस्थ वक्र का मतलब होता है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब है कि उपभोक्ता के द्वारा अपने इनकम को 2 वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करो कि उसे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो और वो उसे बदलना नहीं चाहता। ठीक है भाई, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। नाउ अगला जो टॉपिक होता है बहुआ आपका, वो होता है क्या? गौर से देखेंगे जी, वेरी गुड। देखो दूसरा क्वेश्चन होता है, वेरी गुड वाओ। अब ये होता है व्हाट इज मीन्ड बाय द मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यानी कि एक दिष्ट अधिमान। मोनोटोनिक प्रेफरेंस यानी एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं? तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी बाय द कंज्यूमर गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। याद रखना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक दिष्ट अधिमान का मतलब है कि यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के ज्यादा यूनिट को कंजम्पशन करेगा तो संतुष्टि भी ज्यादा है। एक दिष्ट अधिमान का मतलब है कि मान के देखो एक चीज रखना, आईसी कर्व जो होता है ना, ये पीपीसी कर्व कॉनकेव था, उन्नोतदर था, तो वहीं पर जो आपका तटस्था कर्व, इंडिफरेंस कर्व आईसी जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है, नतोदर होता है। ठीक है भाई, ठीक है। और अगर मैं एक ही मैप के ऊपर ये बना रहा हूं ना, तो यहां पर आप देखोगे ये IC1 है, तटस्था वक्र 1, तटस्था वक्र 2 और IC3। तो ऊंचा वाला कौन सा है ये? तो ऊंचा जो आईसी है वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को शो करता है। ऊंचा आईसी संतुष्टि के ऊंचे स्तर को शो करता है, और ये क्या बताता है? ये बताता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यानी कि एक दिष्ट अधिमान। तो एक दिष्ट अधिमान का मतलब क्या है कि उपभोक्ता द्वारा वस्तु पे, मतलब उपभोक्ता द्वारा हायर कंजप्शन करने से उसे हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। समझ गए चीज? आया समझ में? तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक दिष्ट अधिमान का मतलब क्या है कि जब वो हायर वस्तु का कंजम्पशन करता है, जब वो किसी वस्तु का अधिक यूज करेगा तो उसे संतुष्टि भी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू इन दोनों से। ठीक है, एक दिष्ट अधिमान मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, नाउ अगला अगर हम बात करते हैं बहुआ, तो ये होता है हमारे पास, समझना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि यहां पर कह रहा है वही चीज है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो हमने पीपीसी वाले चैप्टर में पढ़ा था MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर। यहां पर भी उसका नाम बस वही है, MRS, वही चीज है, सेम वही चीज है। यहाँ पर ये भी प्रतिस्थापन की दर है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर ही है। फॉर्मूला भी देखो सेम, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो वही चीज हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिफर्स है कि भाई उस दर से या उस रेट से है जिसमें कंज्यूमर जो है विलिंग है, उसकी इच्छा है टू सैक्रिफाइस वन गुड्स टू ऑब्टेन अनदर गुड्स। मैंने बताया ना कि भाई उपभोक्ता की इनकम तो 10 ही रुपए है, अब वो 10 रुपए में 2 वस्तुओं पर कैसे खर्च करेगा? एक को अगर ज्यादा खाएगा तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, पर खाएगा दोनों, क्योंकि 2 वस्तुओं के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, खाना तो दोनों ही पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको?
वेरी गुड। तो याद रखना कि भाई वही चीज है हमारे पास, अब जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पीपीसी वाले में, वो था एमआरएस या एमआरटी कह लो उसको भी, कि भाई पीपीसी का ग्राफ क्या शो करता है, तो पीपीसी का ग्राफ जो है वो भी यही शो करता है ना एमआरटी या एमआरएस, कि एक को अगर मैं एक को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए एक वस्तु का त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर भी वही है हमारे पास, क्योंकि उपभोक्ता की जो इनकम है, कंज्यूमर की जो इनकम है, वो तो क्या है, वो तो फिक्स है ना। तो ऐसी फिक्स इनकम में अगर वो एक को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उसे दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी वही कह रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब वही होता है, और इसका फॉर्मूला वही चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। जैसे देखो एबीसी 1 2 3 4, इसका 8 4 3 2 3, क्यों, क्योंकि एक को बढ़ा रहा है तो दूसरा घट रहा है। और रेशियो कैसे निकालते हैं, वही मैंने कहा था, इनका अंतर, इसमें कितने का अंतर है, चेंज इन वाई, 8 में 4 जोड़ते हैं तो 4 का अंतर है ना, 8 में 4 घटाओगे तो 4 का अंतर, इसमें कितने का अंतर, 1 का, तो 4/1, इसमें कितने का अंतर, 2 का, इसमें कितने का अंतर, 1 का, तो 2/1। समझ आ गया, चीज आ गया, वेरी गुड। नाउ आगे बात करें, अगला देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है हमारे पास, डिफाइन वही चीज पूछा है भाई आपसे, फिर वही चीज पूछा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एमआरएस क्या होता है, एमआरटी क्या होता है, तो याद रखना सेम ही चीज है हमारे पास। अच्छा, अब अगला कह रहा है हमारे पास डिफाइन एन इंडिफरेंस कर्व, कि वही तटस्थता वक्र की परिभाषा बताइए। तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि तटस्थता वक्र क्या होता है, तो एक ऐसा वक्र, एक ऐसा कर्व, इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो दो उपभोक्ता के दिए गए इनकम पर वो दो वस्तुओं के उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर किस प्रकार से खर्च करे कि उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और एमआरएस क्या होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, कि एक वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फॉर्मूला चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये पूछ सकता है आपसे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ना ऊपर, एक और चीज यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Why is it convex to the origin? अभी मैंने बताया ना कि पीपीसी, जो आपका पीपीसी तो होता है कॉनकेव होता है, पीपीसी होता है कॉनकेव, यानी जो आपका उपभोक्ता क्या था हमारे पास, हाँ, उत्पादक संभावना वक्र पीपीसी, वो तो होता है कॉनकेव, उन्नत दर। बट जो आपका तटस्थ वक्र होता है कॉन्वेक्स होता है, नतोदर होता है। तो ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, अगर ये पूछ ले तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स क्यों है, तो हम कहेंगे, अगर आपसे पूछ रहा था उस वाले क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि भैया पीपीसी जो होता है वो कॉनकेव क्यों होता है, तो मैंने बताया दो कारण है आपका, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत के कारण, और दूसरा क्या था, एमआरटी के कारण। किस कारण था, एमआरटी के कारण, जिसमें क्या कहता है कि एक को बढ़ाओगे दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहां पर भी सेम वही चीज है, वो कोई नया चीज नहीं है। देखो अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा, इंडिफरेंस कर्व जो है हमारे पास ये कॉन्वेक्स होता है, नतोदर होता है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वहां पर भी था ना एमआरटी, यहां पर क्या है, एमआरएस। वी कैन से ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे वो एक वस्तु को ऐड करेगा तो उसे दूसरे को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। समझ में आया भाई ये चीज। तो पीपीसी ऐसा क्यों है, तो वही सेम कारण, एक को प्राप्त करने के लिए दूसरे को त्याग करना पड़ेगा, या तो उसे आप अवसर लागत कह लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो, या फिर एमआरटी कह लो। और यहाँ पर भी सेम वही है कि आप ये कह दो कि भाई एक को प्राप्त करने के लिए दूसरे को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता की इनकम क्या है, लिमिटेड है। समझ में आया चीज, हाँ वेरी गुड। या फिर आप उसे एमआरएस कह सकते हो, वेरी गुड। नाउ अगला देखो, वही चीज बोला है, डिफाइन एंड डिफरेंस कर्व। और ये बताओ कि ये इसका जो कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों है। तो अगर आपसे पूछे इंडिफरेंस कर्व की फीचर क्या है, देखो मैं फिर बताता हूं आपको। पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व, तटस्थ वक्र में क्या है, तो पीपीसी जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, ये भी बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर ढालू है। बट वो क्या है, वो मूल बिंदु ओरिजिन की ओर कॉनकेव है, यानी कि उन्नतोदर है। ये आपका नतोदर है, कॉन्वेक्स है। ये उन्नतोदर है क्यों, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है। ये भी तो सेम यही है बउआ, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है। इसमें हम उसे लिखते थे एमआरटी, और यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हस्तांतरण का या प्रतिस्थापन के सीमांत प्रतिस्थापन की दर, और यहाँ पर भी तो वही है आपका एमआरएस, यहाँ पर भी तो सेम वही चीज है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज।
तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पीपीसी नीचे की ओर डाउनवर्ड क्यों होता है, तो वही चीज हमारे पास, वही कारण, सिंपल सा रीजन है कि जैसे ही एक कंज्यूमर है वो चाहेगा, वांट्स करेगा टू हैव मोर यूनिट ऑफ एक गुड्स, तो उसे दूसरे का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वेरी गुड भाव, ये देखो कर्व, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछे कि भाई इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तटस्थता मानचित्र क्या होता है, अगर आपसे पूछे इंडिफरेंस मैप यानी कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है हमारे पास, तो हम कहेंगे बउआ, आज ये थोड़ा गाना बजा रहे, पता नहीं क्या हो गया, इनके बाप की शादी हुई, क्या हो गई है भैया, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं कितना गाना बजा रहे हैं। ठीक है, सुने, तो तटस्थता मानचित्र क्या होता है, तो अभी समझिएगा ध्यान से। देखो, तटस्थता मानचित्र का मतलब होता है, इंडिफरेंस मैप का मतलब है कि जब हम एक ग्राफ के ऊपर एक से ज्यादा आईसी शो करते हैं, जब आप एक ग्राफ के ऊपर मोर देन 1 या मोर देन 2 आईसी शो करोगे, तो दैट इज योर इंडिफरेंस मैप, तटस्थता मानचित्र। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ आगे देखिए, ठीक है, तो ये कह रहा है इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तो इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कई सारे इंडिफरेंस कर्व का सेट इन दी वन सिंगल ग्राफ। ठीक है, नाउ अगला ये देखो, समझ आ गया चीज। तो अगर आपसे क्वेश्चन अब पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स फीचर्स फीचर्स, किसके फीचर्स, फीचर्स ऑफ आईसी, तटस्था वक्र की विशेषता पूछेगा भाई, पूछेगा। ठीक है, तटस्था वक्र की विशेषता पूछेगा। तो पहला वही कि भाई लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर स्लोपिंग जो है वो डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर डाउनवर्ड, नीचे की ओर ढालू। दूसरा आप लिखोगे कॉन्वेक्स, क्या होता है, कॉन्वेक्स है, नतोदर है मूल बिंदु की ओर, नतोदर है, क्यों है नतोदर, एमआरएस के कारण, ये क्यों है, तो सेम यही कारण लिख दो। ठीक है, तीसरा आपसे पूछे तो आप कहोगे क्या कि आईसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करती, कभी भी आईसी एक्सिस पे टच नहीं करती, अक्षों को नहीं छूती। आईसी तटस्था वक्र कभी भी अक्षों को यानी एक्सिसों को टच नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये यहां टच कर देगी, समझना ध्यान से बहुआ, बहुत समझदार है मेरे स्टूडेंट्स, अगर ये यहां टच कर देती है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वस्तु 1 है, तो वस्तु 1 यहाँ पर होते ही यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0 ना। आप सबको ये तो पता है ना कि यहाँ पर जो पॉइंट होता है, इसका मतलब क्या है, ये 4 है और y यहाँ पर 0 होगा ना। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट y वहां पर 0 होता है, तो अगर ये x एक्सिस को टच कर लेगा तो इसका मतलब वहां पे y का उपभोग क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पर जो कि तो होता ही नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस का क्या शो करता है, 2 वस्तुओं का कंजम्पशन, दोनों को ही खाना है, एक नहीं पचाना है। ठीक है भाई, सही है चीज। तो आईसी का जो है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर ये एक्सिस को टच करेगा तो वहां पर दूसरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कारण याद रखना, ठीक है, 3 हो गए। चौथा अगर अब आपसे पूछता है भाई, तो चौथा ये होता है हमारे पास कि 2 आईसी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर देगा। कट कर रहे एक चीज, नहीं कर रहे, तो 2 तटस्थ वक्र 2 आईसी कभी भी एक दूसरे को, लिख लो इसको भाई, एक दूसरे को नहीं काटते। और जो अभी मैंने इसका आंसर बताया था, इसे नोट कर लेना, क्यों नहीं छूते, मन से सुन करके वीडियो 3 बार सुनो, पर लिखो 2 आईसी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। और ये कभी क्यों नहीं काटते एक दूसरे को, क्योंकि अगर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर ये वाला आईसी भी समान संतुष्टि दे रहा है और ये वाला आईसी भी समान संतुष्टि दे रहा है। पर ये तो गलत है ना। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक दिश अधिमान, जो क्या कहता है, ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक दिश अधिमान, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा ये टच नहीं करता। ठीक है भाई, 4 चीज हो गई, सुना है चीज। और ये और 5वां पॉइंट वही हो जाएगा हमारे पास, ऊंचा तटस्थ वक्र, ऊंचा तटस्थ वक्र, ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 पॉइंट नोट कर लो। फिर से बता रहा हूं, बाएं से दाएं, नीचे की ओर डाउनवर्ड, दूसरा नीचे की ओर कॉन्वेक्स, मूल बिंदु की ओर, ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स, नतोदर क्यों है, एमआरएस के कारण। तीसरा, ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करते। क्यों नहीं करते, पीपीसी एक्सिस को टच करती थी, पीपीसी एक्सिस को टच करती थी, क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते थे, सारा यूनिट, सारा संसाधन में एक पे खर्च कर सकता हूं ना। बट ये कभी भी एक दूसरे पे टच नहीं करते, एक्सिस पे टच नहीं करते। पीपीसी जरूरी नहीं था हर बार पैरेलल हो, बट ये हमेशा पैरेलल ही रहता है। ये अंतर है दोनों में, याद रखना। पीपीसी जो है वो कभी भी, पीपीसी जो है वो पैरेलल हो भी सकती थी
और नहीं भी हो सकती थी। क्यों? मैंने बता दिया था कारण क्यों नहीं हो सकती थी। कई बार हो सकता है कि हम एक की टेक्नोलॉजी बढ़ाएं पर दूसरे को ना बढ़ाएं, तो ये तो बढ़ जाएगा बट ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बट याद रखना जो आईसी है वो हमेशा पैरेलल रहती है, समांतर रहती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? काट देगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, संतुष्टि का समान स्तर हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन का सेम लेवल हो जाएगा। बट मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है, एक दिश अधिमान क्या कहता है, ऊंचा लेवल संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है, ठीक है। तीसरा, आईसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता बट पीपीसी टच कर लेता है, याद रखना अंतर। चौथा, दो आईसी कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, कारण बता दिया मैंने। और पांचवा, ऊंचा प्रस्तावक संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एक दिश अधिमान। समझ में आ गया? वेरी गुड, नोट करना बच्चा लोग प्लीज। अगला, ठीक है, वेरी गुड वाव। अब यहां पर ये हो गया है, अच्छा वेरी गुड वाव। अब हमारे पास होता है बजट लाइंस, आई थिंक सो। बजट रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं बउआ। हाँ, ये तो बताइए ना, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अभी बताया था। एक दिश अधिमान क्या होता है, तो एक दिश अधिमान ये बोलता है कि एक उपभोक्ता जब ज्यादा वस्तु का यूज करता है तो उसे संतुष्टि भी ज्यादा मिलती है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। याद रखना, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि भाई डाउनवर्ड तो इसलिए होता है ना कि भैया जी एक को घटाओगे तो दूसरे को, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ेगा। और वही कॉन्वेक्स भी क्यों है, तो सिंपल सा आंसर वही चीज लिख सकते हो, MRS के कारण, यानी कि भाई किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट पे खर्च करने के लिए दूसरे की मात्रा को घटाना पड़ता है। दोनों में चाहे तो आप आंसर ये लिख सकते हो, बट इसके अंदर ये स्पेशल मेंशन कर देना MRS, जैसे पीपीसी के अंदर आप कर रहे थे कौन सा, MRT। वेरी गुड। नाउ बात करते हैं अगला। वेरी गुड, वाओ वाओ वाओ। अगला जो है, जो चीज में, और डिफरेंस मैप मैंने बता दिया कि रास्ता मानचित्र क्या होता है, एक ग्राफ के ऊपर बहुत सारे आईसी को शो करना। आपका एक चीज जो था वो हम देखने जा रहे हैं बउआ लोग। वेरी गुड, कहाँ है बउआ, आजा। हाँ, बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, ये चीज कि बजट रेखा क्या होती है। पहले बजट सेट फिर बजट रेखा बात कर लो। तो बजट समूह क्या है, बजट समूह क्या होता है, तो देखो याद रखना, बजट सेट रिफर्स टू द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। यानी कि एक उपभोक्ता द्वारा अपने दिए गए इनकम को दो वस्तुओं की कीमतों पर वो कितना एफर्ट कर सकता है, कितना उसे खरीद सकता है। सेम वही डेफिनेशन नहीं याद है, टर्सा वक्र की डेफिनेशन याद है ना, वो लिख दो कि एक उपभोक्ता के इनकम को, एक उपभोक्ता की आय को दो वस्तुओं के पर वो कितना मैक्सिमम एफोर्ड कर सकता है, कितना वो खर्च कर सकता है। तो मतलब एक उपभोक्ता अपने आय को दो वस्तु, मेरा बजट मान के चलो मेरा 500 रुपए है, तो 500 का मैं बजट बनाऊंगा कि मैं 500 से दो चीज कितना एफर्ट कर सकता हूँ, कितना खरीद सकता हूँ, ये मेरा बजट सेट है। समझ आ गया चीज। यानी बजट सेट या बजट समूह का मतलब है कि भाई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों से है, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों से है जो कि एक उपभोक्ता अपने आय यानी अपने इनकम से खरीद सकता है, जो कि एक उपभोक्ता अपने इनकम से खरीद सकता है। और इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, Y होता है हमारा आय, Y मतलब होती है हमारी आय यानी इनकम, PX वस्तु X की कीमत, इनटू में QX वस्तु X की क्वांटिटी, प्लस में PY वस्तु Y की कीमत, इनटू में QY वस्तु Y की क्वांटिटी। अब मान के चलो मैंने कहा कि भाई वस्तु X की कीमत थी 4 रुपए, वस्तु X की क्वांटिटी खरीदी 5, वस्तु Y की कीमत थी 6 रुपए, वस्तु Y की क्वांटिटी खरीदी 2, तो बताओ उसकी इनकम क्या थी। तो सिंपल सी बात है, PX 4 रुपए कीमत थी, क्वांटिटी खरीदी 5, 6 रुपए कीमत थी, क्वांटिटी खरीदी कितनी 2, तो पता है 4 पंचे 20 और 6 दूनी 12 और 20 हमारा जोड़ देंगे तो 32, तो कितना रुपए इनकम थी इसकी 32। तो यानी बजट सेट क्या बोलता है, तो बजट सेट दो वस्तुओं के उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है जिससे उपभोक्ता दो वस्तुओं के ऊपर खर्च करने को एफोर्ड
है, रेडी है। ठीक है भाई, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को जो कि उपभोक्ता अपने आय से खरीद सकता है। फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन स्पेस पे आएगा तो कर लेना। और वही अगर अब आपसे पूछेगा, नोट कर लिया, वेरी गुड। ना अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया आखिर ये बताओ कि भाई बजट लाइन क्या होता है, बजट रेखा क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, बजट लाइन इज अ लाइन, बजट लाइन वो लाइन है जो, तो सिंपल सी बात है भाई, जब हम बजट समूह को सिंपल से लिख देना कि व्हेन वी शोज द बजट सेट in the form of graph, that is our budget line। जब हम when we show budget set, BUDGET, budget set by graph, जब हम बजट समूह को किसके द्वारा दर्शाएं, मैं कुछ अगर हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूं, नहीं तो आप सुन के नोट कर सकते हो। जब मैं किसी ग्राफ के ऊपर बजट समूह को दर्शाता हूं तो वो क्या कहलाती है, बजट लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, बजट लाइन कहलाती है। आप ये भी कह सकते हो कि उपभोक्ता के द्वारा दो वस्तुओं पर कितना वो चीज खरीद सकता है अपने इनकम को खर्च करके, जब उसे हम ग्राफिकली शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बजट लाइन कहता है। क्या कहलाता है, बजट लाइन कहलाता है। ठीक है जी। अब अगर आपसे पूछे कि बजट लाइन जो है क्या वो स्ट्रेट हो सकता है, तो हाँ भाई, बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट हो सकता है। और वो भी कब हो सकता है, जब MRS कांस्टेंट रहे। जैसे पीपीसी वाले में पूछा गया था, पीपीसी स्ट्रेट हो सकता है जब MRT कांस्टेंट रहे, और यहाँ पर जब आपका MRS क्या रहे, स्थिर रहे। जब आपका MRS स्थिर रहे तो बजट लाइन जो है वो सीधी रेखा हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड 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 गुड। अब भाई अच्छा कह रहा है क्या, इट इज अच्छा। तो अगर आपसे पूछता है ना कि बजट सेट का स्लोप कैसा है, तो ये ना देखो, ये जितने भी सेट होते हैं ना, जितने भी हमने लाइन देखे, चाहे वो पीपीसी की बात करूं, चाहे मतलब जितने भी आपके ग्राफ होते हैं, चाहे वो आपका पीपीसी का ग्राफ हो, चाहे वो आपका आईसी का ग्राफ हो, चाहे बजट लाइन का ग्राफ हो, ये सारे नेगेटिव ग्राफ हैं, नेगेटिव रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक क्यों? क्योंकि वही है ना, एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाओगे, एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाओगे, एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाओगे। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होता है, याद रखना ये चीज। ठीक है, ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे, अच्छा अब यहां पर जो चीज है बउआ, ये बहुत मेजर चीज है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक जो होता है बच्चे गलत करके आते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, उसमें बताया एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, तो हाँ, तो क्वेश्चन था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाइए यूटिलिटी के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। कॉपी पढ़ लो, अभी आपने नोट कर रखा है, वहां पर था उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता के आधार पर। वहां पे दो शर्तें थी, एक वस्तु की स्थिति, दो वस्तु की स्थिति। एक वस्तु की स्थिति में क्या था, MUX अपॉन में PX इक्वल्स टू MUM, और दो वस्तु में क्या था, MUX अपॉन में PX बराबर में MUY अपॉन में PY। और मैंने आपको ये बता दिया है, फिर बता रहा हूं कि अगर MUX बटे में PX ज्यादा हो जाए MUY बटे में PY से, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई, इसका मतलब है कि वस्तु X की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, और इसको कम करने के लिए कौन सा लॉ लगता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करते हैं उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला है उसका उपभोग बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहां पर वो यानी वो वाला क्वेश्चन था कि उपभोक्ता संतुलन बताइए विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर। अब यहां बोलेगा आपसे कि भाई एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन को बताओ, बट किसकी सहायता से, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र की सहायता से। उपयोगिता संतुलन यूटिलिटी के आधार पर, और अब बोला है आपको कि किसके बेसिस पे बताना है आपको, तो अब आपको बताना है तटस्थता वक्र के आधार पर। किसके आधार पर, तटस्थता वक्र के आधार पर। किसके आधार पर, तटस्थता वक्र के आधार पर। तो सेम वही चीज, यहां पर दो केसेस नहीं है कि एक वस्तु दो वस्तु, नहीं, सिंपल सा चीज है। क्या करना है आपको, तो अब आप लिखोगे भाई कि तटस्थता वक्र के आधार पर, कहोगे कि तटस्थता वक्र के आधार। पहली बात, अगर आपसे पूछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, तो वही परिभाषा जो हमने पहले पढ़ा था कि उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वो अपने दिए गए इनकम को इस प्रकार से खर्च करे कि जहां उसे मैक्सिमम संतुष्टि मिले, तब कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या संतुष्टि में होता है। अब यहां पर हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या होती है हमारे पास, दूसरी कंडीशन पता है क्या है कि MRS XY किसके बराबर होना चाहिए, PX बटे PY। और ये PX बटे PY क्या है, पता है क्या शो कर रहा है, बताओ। तो ये PX बटे PY जो है ये बजट लाइन को शो करता है, शो करता है बजट लाइन। तो यार रखना, बजट लाइन क्या शो करता है,
पी एक्स बटे पी वाई। और अगर पी एक्स बटे पी वाई, जैसे कि मान के लो इसकी भी कीमत 2 है, इसकी भी कीमत 2 है, और 2 से 2 काट दूंगा तो 1 हो जाएगा ना। तो जब पी एक्स बटे पी वाई यानी एमआरएस की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो उस समय बजट लाइन का ग्राफ कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, समझ गए ये चीज। तो यानी कि तो भाई कहता है कि उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र के आधार पर आप कहोगे कि भाई एम आर एस एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए, पी एक्स बटे पी वाई के बराबर होना चाहिए। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि बजट रेखा का ढलान शो करता है। और अगर मैं ये भी 2 है ये भी 2 है तो कट के आंसर 1 हो जाएगा। और यानी एमआरएस अगर 1 हो गया तो बजट लाइन क्या जाती है, सीधी रेखा हो जाती है। तो पहला तो कंडीशन ये है, हम कहेंगे कि तटस्थता वक्र के आधार पर उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वो 2 कंडीशन पूरी करेगा। पहला एमआरएस एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए, पी एक्स बटे पी वाई के। और दूसरा कंडीशन पता है क्या होता है हमारे पास, दूसरा कंडीशन होता है कि जब ये चीज हो जाए ना तो उसके बाद एमआरएस जो है, दूसरा केस होता है हमारे पास, तो पहला आप लिखोगे ये और दूसरा लिखोगे और एमआरएस लगातार गिरते रहना चाहिए, गिरते रहना चाहिए। याद रखना ये चीज भाई, ठीक है। तो याद रखना कि भाई अगर आपसे पूछता है कि भाई तटस्थता वक्र के आधार पर इंडिफरेंस करके आधार पर उपभोक्ता संतुलन बताइए, तो हम कहेंगे तटस्थता वक्र के आधार पर उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वो एमआरएस बराबर में पी एक्स बटे पी वाई की क्या शर्त पूरा करे, और प्लस में जब ये हो तो उसके बाद एमआरएस लगातार गिरते रहना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आप लिखोगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक वस्तु 2 वस्तु तो है नहीं। डायरेक्ट आपसे पूछेगा तटस्थता वक्र के आधार पर इंडिफरेंस कर्व के आधार पर बताओ भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले लिख देना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा कि उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वो 2 वस्तु और इस प्रकार से पैसे खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। और इसकी 2 कंडीशन है, पहली तो ये और दूसरी ये कि एमआरएस बराबर होना चाहिए बजट लाइन के। बजट लाइन क्या शो करता है, पी एक्स बटे पी वाई। अगर ये दोनों बराबर हैं तो एमआरएस की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस समय बजट लाइन क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और दूसरा फिर क्या होना चाहिए, एमआरएस लगातार घटते रहना चाहिए, ठीक है भाई, घटते रहना चाहिए ये चीज, ये वाला देखो। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो इतना करने के बाद ना आप एक ग्राफ बना सकते हो इस प्रकार से। इतना करने के बाद आप कहोगे एक ग्राफ देखो, या फिर आप इससे चाहो तो इसके एक टेबल बना दो। तो मैं टेबल बना देता हूं भाई, याद कर लेना, नोट कर लेना इसको। टेबल बना देता हूं फटाफट। ये है आपका यूनिट 0, सॉरी यूनिट तो होता ही नहीं यहाँ पे ना, ए और बी है, ए और बी है ना। तो ये है मेरे पास पी एक्स, ये है मेरे पास पी वाई, और यहां पर है आपका एम आर एस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो पी एक्स में मान लिया 4 4 4 4 4 4, पी वाई ने मान लिया 2 2 2 2 2 2, ठीक है। और तीसरा केस मैंने मान लिया एम आर एस की वैल्यू मैंने कह दी 2, सॉरी यहां पे मैंने मान ली वैल्यू कि 1 2 3 4 2 1, ठीक है। अब देखोगे आप, तो मैं एक बार निकालता हूं पी एक्स बटे पी वाई, पी एक्स बटे पी वाई। तो 4 को 2 से भाग करेंगे 2, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 2 2 2 2 2 रहेगा। अब कंडीशन क्या था कि एमआरएस एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए, पी एक्स बटे पी वाई के। तो एमआरएस एक्स वाई पी एक्स पी वाई के कहां बराबर है, यहां पर भी बराबर है और यहां पर भी बराबर है, देख रहे हो 2 2 2 2 दोनों जगह बराबर है। बट दूसरा कंडीशन फिर आओ, तो पहला कंडीशन तो पूरा हो गया कि 2 जगह बराबर दिख रहा है। अब इसका क्या कहता है कि एमआरएस लगातार गिरते रहना चाहिए, एमआरएस लगातार गिरते रहना चाहिए। इसके बाद क्या एमआरएस घट रहा है, 1 2 3 हो गया है तो बढ़ रहा है, 4 हो गया बढ़ रहा है। बट इस केस में देखोगे 2 के बाद वापस क्या हो गया, गिर गया ना। तो यानी कंडीशन में कब है, यहां पर है कंडीशन में जब वो इस वाले यूनिट को, यानी हमें मान लेते हैं यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे संयोग मान लो, ये संयोग होगा आपका ए बी सी डी ई, तो वो ई वाले कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, सेटिस्फाई रहेगा। तो याद रखना, अगर आपसे पूछता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की परिभाषा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जब उपभोक्ता अपने दिए गए इनकम को 2 वस्तु पर इस प्रकार खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। और तटस्थता वक्र के आधार पर इसकी क्या कंडीशन है, तो 2 है कि पहला एमआरएस एक्स वाई बराबर होना चाहिए किसकी, पी एक्स बटे पी वाई के, और दूसरा एमआरएस लगातार गिरते रहना चाहिए। तो ये वाला याद कर लेना, मैंने मस्त चीज बना दिया आपको, दोनों चीज दिखा देना, कहना यहाँ पे संतुलन में नहीं है, यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ये घट नहीं रहा बढ़ रहा है, यहाँ पर ये घट रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बाजू में हो रहा है गाना, तो आज बहाना नहीं कर रहा मैं, बाजू में गाना बज रहा है, तो मैं आज है जो चौथा चैप्टर नहीं करा पाऊंगा, बट मैं कल आपको डिमांड
सप्लाई और ATP AP CP सब खत्म करवा के कल मैं चाहूंगा कि आपका ये वाला पूरा बुक ही कंप्लीट हो जाए। ओके ओके, इस वीडियो को ना लाइक करना और चाहना प्लीज, मेहनत कर रहा हूँ तो आज मैं पहले बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि शेयर कर देना, ठीक है। हो सके तो अपने स्कूल ग्रुप में फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ठीक है। थोड़ा आपको भी तो लगे कि भैया अच्छा काम करें तो, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज बच्चों पढ़ लेना, डाउट हो तो मुझसे क्लास में आके पूछ सकते हो, बाकी आप कमेंट भी कर सकते हो करना हो तो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।